वेरी गुड मॉर्निंग शिवानी, हैप्पी बर्थडे। मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारा आज बर्थडे। शिवम गुड मॉर्निंग, सुचिता गुड मॉर्निंग, रिची गुड मॉर्निंग। किसी ने क्या बताया? रिची ने बताया। अपना को तो अपना बर्थडे भी याद नहीं रहता। शशांक गुड मॉर्निंग, है ना? और कौन बताएगा? ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीवन एक्चुअली। सो अगर बर्थडे हो तो भैया बता दिया करो। तेरा तो याद है, अभी अभी पूछा था। नहीं नहीं याद है, अप्रैल में आएगा। चलो ओके। एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री बेसिकली व्हाट हम लोगों ने अभी तक करा, मॉडर्न कर लिया, मेडिवल कर लिया। एंशियंट की जब हम बात करते हैं तो इट्स वेरी लेंदी पार्ट। जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट पिक अप द क्वेश्चंस, जस्ट रीड थ्रू इट, वो बेटर है। सो सबसे पहली चीज़ जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू इट्स पार्ट्स। देयर इज़ वन फेज नोन एज हिस्टोरिकल पीरियड। और हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बनती है, हिस्ट्री मीन्स द हिस्टोरिकल पीरियड। What do I mean by historical period? I have written records, या इसको हम बोल सकते हैं sources। तो जब हम सोर्स की बात करते हैं या सोर्सेज की बात करते हैं तो रिटर्न जब चालू होता है तो इट स्टार्ट्स नॉट विद लैंग्वेज बट विद स्क्रिप्ट। लिखा हुआ, ये जो लिखा है ये स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है द स्क्रिप्ट पार्ट। आपके पास स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के अंदर आप लैंग्वेज को लिख रहे हैं, देन इट बिकम्स हिस्ट्री। अब वो या तो किसी बंदे ने उस टाइम पर हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक लिखी हो, या किसी बायोग्राफी लिखी हो, या कुछ और लिखा हो, लिखा हुआ इज हिस्ट्री। जब हिस्ट्री की ये वाली बात हो जाती है कि हिस्टोरिकल पीरियड आ गया, लेकिन इसके पहले जब स्क्रिप्ट नहीं थी तब क्या था? तुम कल कहाँ थे? घर पे थे? क्या कर रहे थे? आराम पढ़ रहे थे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सो हिस्टोरिकल पीरियड के पहले वाला जो पीरियड है दैट इज नोन एज द प्री हिस्टोरिक पीरियड। इन्हें हिस्ट्री के पहले वाला पीरियड बड़ा सिंपल नाम दिया है इन्होंने, कोई आड़ाबा का नाम नहीं दिया। सो वी हैव अनदर पीरियड नोन एज द प्री हिस्टोरिकल, जिसमें स्क्रिप्ट नहीं है। अब खेल ये हो जाता है कि स्क्रिप्ट नहीं है तो तुम्हें पता कैसे चलता है? सो जो सोर्स है प्री हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड दोनों के अंदर आ जाता है एक कॉमन सोर्स जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड्ढा करके निकालना, कि क्या काम करते थे, कैसे करते थे। सो ये दोनों में कॉमन हो जाता है। सो प्री हिस्टोरिक में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, हिस्टोरिक में भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। हाँ शिवानी वेलकम। पार्टी ड्यू है ना, बर्थडे पार्टी। शिवानी का बर्थडे भैया 8 मार्च को। आज 9 है। 10 है बे? सॉरी 10 मार्च। अरे वो भूल गया। तेरे को कैसे याद था 10 मार्च का? मैं से कांटेक्ट कर बता रहा। हाँ उनका डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे? मोबाइल में। अच्छा हमेशा लिख लेता तू? वाह यार ये बढ़िया है यार कांटेक्ट के साथ डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है भाई। ओके गुड। सो वी कम टू द पॉइंट कि एक प्री हिस्टोरिकल पीरियड है जिसके अंदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, एक हिस्टोरिकल पीरियड है जिसके अंदर स्क्रिप्ट और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। लेकिन कई बार एक समस्या हो जाती है, और समस्या ये हो जाती है कि अपन पढ़े लिखे गंवार बन जाते हैं। हमें स्क्रिप्ट मिल जाती है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो हम उसको नाम देते हैं द प्रोटो हिस्टोरिकल। तो इनके बीच में एक आ जाता है प्रोटो। स्क्रिप्ट है मगर नहीं है, मतलब पढ़ नहीं सकते, दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ सकता वैसी स्क्रिप्ट। ऐसा नहीं है कि जर्मन हमें नहीं आती, या हमें आई डोंट नो आप में से किसको मलयालम आती है, हमें नहीं आती, तमिल हमें नहीं आती, हम नहीं पढ़ सकते। स्क्रिप्ट तो है, कुछ लोग पढ़ सकते हैं, तो उसको हम प्रोटो नहीं बोलेंगे। पूरी दुनिया में जब कोई किसी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ सके तो हम उस पीरियड को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नाउ जब हम प्री हिस्टोरिक की बात करते हैं तो ये बात चालू हो जाती है जब से इंसान का पहला एविडेंस मिलता है, चाहे वो लूसी हो। वो एक फुटप्रिंट है बेसिकली एक महिला के, जो वॉल्केनिक रॉक के ऊपर मिले थे। दे आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिर फॉसिल्स आते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? खोपड़ा मिल गया, बॉडी के पार्ट्स मिल गए,
वो दे आर नोन एज फॉसिल्स। उससे पता चलता है कि कौन सा इंसान कहाँ रहा करता था। वो एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा है। सबसे पहले ह्यूमन को क्या बोलते थे, आज के मॉडर्न ह्यूमन को क्या बोलते हैं, वो अलग हिस्सा है। सो ये काम है हमारा हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड प्री हिस्टोरिक। नाउ हिस्टोरिक पीरियड इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहला कहाँ लिखा, हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल के अंदर हम जनरली लेते हैं द एंशियंट पार्ट एंड you can say the medieval part and then the modern part. अब ये दोनों आपका हो गया है। Now we are talking about the ancient part. अब एक और चीज़ याद रखना कि कुछ जगहों पे हमको तुम कल कहाँ थी, मिड सेम अभी तो दिए थे, चलो बैठो विराजो। ओके, सो हमारे पास ये वाला पार्ट हो जाता है जिसके अंदर हमने 2 काम कर लिए। अब हमारे पास जो बच रहा है दैट इज़ एंशियंट, एंड एंशियंट इज़ लेंदी। और कई जगहों पर ये जगहों के नाम पर सेक्शन बनेगा, जैसे हड़प्पा। तो हड़प्पा इज़ अ सिविलाइजेशन, है तो शहर लेकिन वो कहीं पे भी मिल सकता है, दैट इज़ अ सिविलाइजेशन जिसको हमको अलग करना है। फिर हम किसी बुक के ऊपर काम करेंगे तो हमें वैदिक पीरियड पढ़ना पड़ेगा। तो हड़प्पा इज़ अ पीरियड, एक टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम है जहाँ पे लोग रहा करते थे। लोग रहने के साथ साथ कुछ काम किया करते थे, इकोनॉमिक सोशियो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, रिलीजन था उनका एंड एवरीथिंग। इसी तरह से वैदिक पीरियड है, तो वैदिक पीरियड के अंदर भी खेला है। अ वैदिक पीरियड इज स्पेसिफिकली डिजिग्नेटेड विद सर्टन बुक्स, क्योंकि वो सोर्सेज हैं हमारे, इसलिए उसको हम उस तरह से लेते हैं। फिर एंड आई एम अलाइव, सो महाजनपद में हम लोग किंगडम्स की बात करेंगे तो पॉलिटिकल सेटअप की बात करेंगे। इट्स सिंपल अगेन। इसके बाद में हम आते हैं तो टाइटल्स आना चालू हो जाते हैं या सरनेम्स आना चालू हो जाते हैं, या एक ऐसी डायनास्टी आती है जो डोमिनेंस रखती थी, फॉर एग्जांपल द मौर्यंस, द मुगल्स एट्सेट्रा। तो ये भी एक पीरियड होता है, वो टाइम का नॉमेनक्लेचर है जिसको भी वो हिस्टोरिकल पीरियड में क्लब कर सके हैं, वैसे पढ़ाई होती है। सो अब हमारा जो काम है उस काम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच रही है दैट इज़ योर हिस्ट्री का वो वाला कंपोनेंट जो प्री हिस्टोरिकल है एंड एंशियंट है। अब ना प्री हिस्टोरिकल की जब हम बात करते हैं तो वी स्टार्ट विद एविडेंसेस। व्हाट आर एविडेंसेस, कैसे मिलेंगे? तो गड़ा मुर्दा उखाड़ेंगे प्री में, तो अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। प्रोटो की अभी हम बात नहीं करेंगे। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बेसिकली यहाँ पर द लिथिक एज है और द स्टोन एज। जिस समय स्टोन का इस्तेमाल ज़्यादातर होता था, सो ज़्यादातर होता था का मतलब है द एक्टिविटीज़ द ह्यूमन एंड इट्स बॉन्डिंग विद द स्टोन्स। ह्यूमन मिलता नहीं है, पत्थर मिल जाते हैं, पत्थर डिस्ट्रॉय नहीं हुए, तो पत्थर का काम हम देखेंगे। सो यहाँ सबसे पहले वाले पत्थर जो मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। बीच वाला हिस्सा कहलाता है द मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक। अब फिर क्या होता है, एक ट्रांजिशन आता है। आज तुमने वो नहीं किया, ऐसा आप उधर देख रहे थे इसलिए चुपचाप से घुसने की चेष्टा की गई और पकड़ लिए गए। कल सेटिस्फाइड हो गई ना तुम आंसर से? ओके, सो यहाँ पर हमारे पास मेटल्स मिलना चालू हो जाते हैं, और जब ये कस्प आता है या ट्रांजिशन आता है या मर्जर आता है तो इस पीरियड को हम बोलते हैं जब स्टोन भी है और मेटल भी है, और ख़ास तौर पे जो पहला मेटल यूज़ किया गया द कॉपर, तो हम इसका नाम दे देते हैं चाल्कोलिथिक। तो यहाँ पर ये जो पीरियड चल रहे हैं मीज़ो, नियो, चाल्को, ये है कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते थे। तो अभी अगर हम कहें तो वी आर इनटू प्लास्टिक एज। तो लिथ प्लास्टिक का कुछ एक अच्छा सा साइंटिफिक नाम लगा देना, वो वाली एज चल रही है। अब क्या होगा, इनमें स्टोन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ह्यूमन लाइफ के अंदर देयर आर सर्टन इन्वेंशंस। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो है, इन्वेंशन या डिस्कवरी इज द फायर। फायर थी, पहले भी थी, आग लगती थी और इंसान जानवरों की तरह उससे डर के भाग जाता था। सो बाय द टाइम आप मेसोलिथिक में पहुंचते हो, ये कंफर्म हो जाता है कि आपने फायर को टेम कर लिया था। पैलियोलिथिक में फायर टेम हो चुकी है। किसने किया था नहीं पता, नहीं तो उसको नोबल दे देते। नहीं दे सकते नोबल, जिंदा कोई देते, भारत रत्न दे देते। अब क्या होता है, अगली चीज़ यहाँ पर, अगला जो एक बड़ा इन्वेंशन है
दैट इज द व्हील। व्हील का इन्वेंशन आपके दिमाग की उपज को बताता है कि यस यू आर वर्किंग and you are utilizing your either the forebrain or the hindbrain and you are making new machines to make good use of time and energy। अब क्या हुआ, ये दो काम इंपॉर्टेंट है। वाई व्हील इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्हील ना सिर्फ कैरी करता था बट पॉटरी के अंदर डिफरेंस लेता था। सो ये अगला फीचर निकल कर आ जाता है जो कॉमन होता है टूल्स के साथ में। तो बगैर गाड़ी क्या है आज, गाड़ी से आया तो आवाज तो आई नहीं आज। ओके, सो पॉटरी। अब सबसे पहले वाली जो पॉटरी रही होगी इट वाज क्रूड हैंडमेड एंड देन लेटर ऑन वी गेट द व्हील मेड पॉटरी। तो ये एक एडवांसमेंट है जो लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर हमको मिलना चालू होता है। सो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर इन लोगों के एविडेंसेस मिलते हैं। हमारे पास किस तरह के एविडेंसेस होते हैं, बस सवाल यहीं पर है। सबसे पहली चीज़ जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी इंसान की, उसमें एक एक्टिविटी जो प्राइमल है, जो जानवर से मिलती जुलती है, दैट इज़ योर हंटिंग एंड गैदरिंग। ये एक प्राइमरी एक्टिविटी हुआ करती थी। जानवर मार दिया, अमरूद तोड़ के ले आए, आम तोड़ के ले आए, जाम तोड़ के ले आए। अभी चीकू लगे हैं पड़ोस में एक जगह पे, बाहर भी लगे हैं फुटपाथ के ऊपर, चाहो तो तोड़ लाओ। बड़े बड़े चीकू आ रहे हैं इस बार, कम है लेकिन हैं, अच्छे चीकू हैं। उस घर में कोई नहीं रहता, वो बहुत रईस लोगों का बंगला है, शिपिंग विपिंग लाइन से उनकी, वो बॉम्बे रहते हैं। अंकल जी जो रहा करते थे उनकी डेथ हो गई। वो आधा पेड़ बाहर है, तना अंदर है, बाकी पेड़ बाहर है। हाँ, तने से क्या मतलब, चढ़ोगे कैसे, डंडा लेके जाओगे? ओके, नहीं पत्थर होता है, हाँ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे वहाँ, क्यों क्या कर रहा है? सो एविडेंसेस के अंदर हंटिंग का एविडेंस कैसे मिलेगा और गैदरिंग का एविडेंस कैसे मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। हंटिंग और गैदरिंग के बाद धीरे धीरे लोगों ने हंट करने गए थे, उन्होंने एक तो जानवर पकड़ लिया, उसको बोले यार इसको नहीं मारेंगे, किसी के अंदर तो दया रही होगी, छोटा सा बच्चा पाल लेते हैं। सो एनिमल हस्बेंड्री इज द सेकेंड थिंग जो स्टार्ट होता है। आप साथ में अपने जानवर पालना, हस्बेंड्री। अब इसके साथ जब खूब सारे जानवरों का पता चल जाता है तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो जाती है बाय द नेम ऑफ हर्डर्स। हंटर्स, गैदरर्स एंड हर्डर्स। इसके बाद धीरे धीरे स्लोली ये समझ में आने लगता है कि गेहूं का बीजा, जिसको पीस के खाया करते थे, उसको अगर बो देते हैं तो वो उग जाता है और वापस से गेहूं देता है। पीपल स्टार्टेड टू सेटल डाउन। नाउ देन द फाइनल स्टेज, दैट इज द सेटल्ड स्टेज और द सेटलर्स और द फार्मिंग कम्युनिटी। क्या ये एकदम अलग अलग होगी? नो, ये एकदम अलग अलग नहीं है। आज भी अगर आप फार्मर्स को देखते हैं तो उनके पास आपको गाय, भैंसा, बकरा, बकरी, भेड़, मुर्गा, मुर्गी, बत्तख और क्या पालते हैं, मतलब सब कुछ पाल लेते हैं। और साथ ही साथ में अगर जंगलों में चले जाएंगे तो आज भी हंटिंग हो रही है, आज भी जंगलों से तोड़ के लाया जाता है। बीड़ी पी जाती है तो बीड़ी का पत्ता इकट्ठा किया जाता है, दैट इज़ गैदरिंग एक्टिविटी। लाख है, लाख को गैदर किया जाता है। ऐसे जंगल से फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत सारा है जिसे हम गैदर करते हैं। सो ये सारी एक्टिविटीज़ आज भी मौजूद हैं। मेजर पॉपुलेशन इज नॉट इन्वॉल्व। सो हम लोगों का ट्रेंड अलग हो गया। वी आर मोर इनटू द सर्विस इकोनॉमी, वी आर सर्विंग। प्रोडक्शन के अंदर जो एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी थी, सो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन होता है कि किस तरह से लोगों की एक्टिविटीज़ बदलती चली गई और उन एक्टिविटीज़ को हमें एविडेंस में ढूंढना है। एक शहर है था, उसका नाम था मेहरगढ़, बलूचिस्तान। सबसे पहली इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर हमें कहीं खेती मिलती है तो दैट इज़ मेहरगढ़। 7-8 हज़ार BC समथिंग, 6000 से 8000 BC का है। कुछ लोगों का ये मानना है कि मेहरगढ़ अपने आप में यूनिक थी, कुछ लोगों का ये मानना है कि मेहरगढ़ कल्चर जो था वो प्री कल्चर था हरप्पन कल्चर के, हरप्पन सिविलाइजेशन के, दैट इज़ अ प्रोटो हिस्टोरिक टाइप।
देन मिर्ची है ना, स्मेल्स। तुम्हें आई, तुम्हें आई, तुम्हें आई? अबे डराओ मत, तुम्हें आ गई, तुम्हें आ गई। 2 को नहीं है तुम्हें, अबे 3 को नहीं आई है। 3 लोगों को मिर्ची की तलने की स्मेल नहीं आई है, अभी छींकें आने चालू हो जाएंगी। अगर नहीं आ रही है तो मामले गंभीर हैं, खुशबू आना चाहिए, बदबू आना चाहिए। स्मेल टेस्ट, पेपर 4। ओके, तो ये एविडेंसेस हैं। अब एविडेंस कैसे मिला? आप खोद रहे थे तो वहाँ पर एक ऐसा फील्ड के अवशेष मिले, रिमेन्स मिले हैं खुदाई के अंदर, जहाँ पे हल चला हुआ था। सो लेयर्स से पता चला, ऐसा नहीं है कि खेत वो दबता है, कंप्रेस होता है खुदाई के बाद जब मिलता है, इट्स डिफरेंट। बट ये लोग समझ जाते हैं, जो लोग इसकी स्टडी करते हैं, कि वो कैसा दिखता है। ओके, तो ये तो एक फाइनल स्टेज थी जो हमको मेहरगढ़ कल्चर से पता चलती है। समीक्षा, वेरी गुड मॉर्निंग समीक्षा। इट्स गुड दैट आप पढ़ रहे हो, बट थोड़ा सा आप रिवीजन फास्ट करना चालू करो। मेंस आ गया, 2 लोग हो अभी तुम लोग जिनके मेंस हैं। रिवीजन फास्ट करिए अपना प्लीज़। मेन पॉइंट्स को सिर्फ कलेक्ट करना चालू करो, कलेक्ट करके उनको डॉट 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 करके मेन फैक्ट्स, मेन कंसेप्ट बस लिखना चालू करो, बाकी सारे वर्ड्स हटा दो। ओके, सो सबसे पहला एविडेंस हमको सिविलाइज्ड लोग या कल्चर्ड लोग, जो लोग सेटल हुए थे, जिन्होंने गांव बसाया था, वो मेहरगढ़ से मिल गया। पाकिस्तान का इलाका है। इसके पहले का क्या था? जब आप जानवर पाल रहे थे, जीव पाल रहे थे, जंतु पाल रहे थे, डायनासोर के ऊपर बैठ के घुड़सवारी, मतलब डायनासवारी कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? उसके एविडेंस कहाँ से आएंगे? देन वी हैव सर्टन एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं इनके शेल्टर्स। तो एविडेंस में एक सबसे बड़ी चीज होती है, दे हैव टू बी एक्सकेवेटेड, या तो गड्ढा खोद के निकालेंगे, या दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस इन द फॉर्म्स ऑफ शेल्टर्स और caves. Now MP has a very rich history of caves and shelters. Let's talk about that. Not only MP, the complete India part. इंडिया में बहुत सारे अलग अलग जगहों पर सेटलमेंट्स मिलते हैं। एजेस जिस तरह से प्रोग्रेस करी हैं, उसके अंदर ब्रॉन्ज एज, जब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, कॉपर के बाद टिन मिल गया, कॉपर और टिन के अलॉय को बना के उन्होंने ब्रॉन्ज बनाना चालू कर दिया। सो ब्रॉन्ज एज बाद में आती है चाल्कोलिथिक के। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये एक प्रोग्रेशन में चले, नेवर इन प्रोग्रेशन, ये एक रीजनल लोकल स्पेसिफिसिटी है। हो सकता है किसी जगह पे देर इज़ नो ब्रॉन्ज एज, हो सकता है देर इज़ नो कॉपर एज, डायरेक्ट एंट्री इनटू आयरन एज, इट्स पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आपने नाम सुना होगा सेंटिनलीज आइलैंड का। वहाँ पर एक ट्राइब रहती है सेंटिनलीज, दे आर इन स्टोन एज, मतलब उनका पत्थर का काम है, भाले लेके चलते हैं, तीर कमान लेके चलते हैं, रंग बिरंगे लाल रंग के पोते हुए होते हैं। आप उसकी वीडियोस देखिएगा, वहाँ मर्डर्स कई सारे हो गए, वहाँ कोई जाता है तो मार दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने 3 नॉटिकल माइल का बैरियर लगा रखा है, नोबडी कैन एंटर। अभी लास्ट ईयर एक बंदा क्रिश्चियन मिशनरी था, वो गया था वहाँ पर, एक्विटी में कहा जाता है ही वेंट देयर, नो न्यूज़। नाउ हमारी वजह से वहाँ पर शिप्स टूटती हैं, डूब जाती हैं, तो शिप बैकर वहाँ पहुँच गई एंड दोज पीपल आर यूजिंग स्पार्क, तो डायरेक्ट हमने उसको स्टील एज में पहुँचा दिया है। देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन, नो कॉपर एज, नो ब्रॉन्ज एज, हमने उनको दे दिया है। एंड वी आर अफ्रेड कि अगर हम उनसे मिलने जाएंगे और एक छींक मारेंगे तो हो सकता है वो पूरी पॉपुलेशन डिप्लीट हो जाए, दे माइट नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारे अंदर है। तो इसलिए उनका प्रिजर्वेशन ज़रूरी है, इस वजह से लेट्स लीव देम अलोन। ऐसा नहीं है कि उनके राइट्स नहीं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनमें से कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहते, उनमें से कोई IAS IPS नहीं बनना चाहता। वी डोंट नो, उनको पता ही नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है कि झंडा क्या होता है, उनको कुछ पता नहीं है कि राष्ट्रीय गान क्या होता है, राष्ट्रीय गीत क्या होता है। तो वो खड़े हों या ना खड़े हों, उनके ऊपर कोई वो नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो, दे आर अनअवेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ऐसे अमेजन में भी हैं, ऐसे कई ट्राइब्स अमेजन में आज भी हैं जो बिल्कुल सेक्लूडेड हैं, दे आर लिविंग इन देयर एजेस, चाहे वो स्टोन एज हो, चाहे कॉपर एज हो, जो भी उनके फंक्शंस हो रहे हो। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी ग्रिव। अब पहला एविडेंस जो हमको आर्कियोलॉजिकल मिलता है, ह्यूमन ओल्डेस्ट फाउंड इन इंडिया, इज फ्रॉम हथनौड़ा, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है जहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सकवेशन कर रही थी और उसको एक गुफा के अंदर एक खोपड़ा मिला, आधा, पूरा खोपड़ा नहीं मिला। तो वो उछल गए, कूद गए, बोले नर्मदा किनारे मिला है, तो उसका नाम धर दिए नर्मदा
मैन। फिर बाद में उसका रिसर्च हुआ, तो रिसर्च होने पे पता चला कि यार ये तो मैन नहीं, ये वुमन है, सो वो नर्मदा मम्मी हो गई। इज द ओल्डेस्ट ह्यूमन रिमेन वेयर फाउंड फ्रॉम द नर्मदा वैली। इसका क्लोजेस्ट मिलता है श्रीलंका में, नेक्स्ट क्लोजेस्ट जो है इट्स इन श्रीलंका। सो ये एक एविडेंस है। अब एविडेंस मिला कहाँ? होशंगाबाद। होशंगाबाद ही क्यों, वहीं पर एक और जगह है आदमगढ़। आदमगढ़ पे भी पुरानी चीज़ें मिली, खुदाई करने में स्टोन्स के टूल्स मिले। देन वी हैव शेल्टर्स और केव्स, प्लेंटी ऑफ शेल्टर्स एंड प्लेंटी ऑफ केव्स। अब ये जो शेल्टर्स हैं ये करते क्या थे? ये एक ऐसा स्थान देते थे जहाँ पर ये वाली एक्टिविटी करने वाले लोग रहा करते थे। प्राइमरीली दीज एक्टिविटीज़, स्पेसिफिकली द हंटर्स एंड द गैदरर्स ख़ास तौर पे। सो भीमबेटका वाकनकर साहब थे, उज्जैन की जो यूनिवर्सिटी है उसके हिस्टोरियन थे। वहाँ उनको कहीं से खबर लगी कि वहाँ पे कुछ है। सो ही वेंट देयर, ही रिसर्च दैट एंड ही ब्रॉट इनटू द लाइट कि हाँ यहाँ पर ये इतने पुराने फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स का मतलब है वो पेंटिंग्स हैं, वो केव पेंटिंग्स हैं। अब केव के ऊपर जो उन्होंने पेंट किया है उसके अंदर वो एशियन पेंट या बर्जर पेंट या ये नहीं लगाए हैं, नेचुरल पिगमेंट्स का यूज़ करा उन्होंने। जो चूना मिल गया वो, लाल मिट्टी मिल गई वो, पीली मिट्टी मिल गई वो, इसको पीस के प्लांट्स के साथ मिक्स करके उन्होंने पेंटिंग्स बनाए। व्हाट डू दैट डिपिक्ट? जानवर, कुछ बड़े जानवर हैं, कुछ छोटे जानवर हैं, घुड़सवारी भी है वहाँ पर। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर मेडिएवल पीरियड तक ऑक्यूपेशन रहा है, लोगों का लगातार प्रोग्रेशन रहा और मेडिएवल पीरियड तक लोगों ने यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई हैं। क्योंकि घोड़ा तो पहले नहीं था, घोड़े पे भाला लेके चल रहा बंदा, वो वहाँ डिपिक्ट ज़रूर किया गया है लेकिन उस समय तो नहीं था। घोड़ा इंडिया में था ही नहीं, घोड़ा बाद में आया है, बहुत बाद में आया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें घोड़े का सिर्फ एक जगह एविडेंस मिलता है। नाउ हड़प्पा के पैरेलल एक और कल्चर का अभी हमको पता चला है, जो सनौली से पता चला है, उत्तर प्रदेश से। सुना है ना सनौली का नाम? जहाँ रथ मिला है वहाँ घोड़े भी मिले, वहाँ विमेन फाइटर्स मिली हैं और उनकी एंटेना स्वॉर्ड्स मिली हैं, है ना? सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब वहाँ एक्सकेवेशन चलता रहेगा, हमें एविडेंसेस मिलते रहेंगे, बट उसको कोरिलेट करना इट्स डिफरेंट कि वो कौन लोग थे। सो दे डोंट हैव एनी आर्यन जीन्स इन दैम, सो दे आर नॉट आर्यंस। ये तो कन्फर्म है, जो जेनेटिक एनालिसिस उसका किया गया है। तो ये वो वाली कहानी कि आर्यंस आए थे, उनके साथ घोड़ा लाए थे, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क पुटअप कर देती है मॉडर्न कंसेप्ट में। लेकिन किताबों में आज भी आप पढ़ोगे तो वो यही होगा, और हो सकता है वो किताब देख के क्वेश्चन पूछेगा तो यही होगा। हालांकि एविडेंस हमें घोड़े का मिल गया। वो अर्लीस्ट घोड़े का एग्जाम्पल हो रहा है अब सनौली का, दैट इज 3000 4000 BC के आसपास का काम है, वो इतना पुराना है। तो ये एक पैरामीटर है जो हिस्ट्री को रिवाइज करता है, लेकिन इमीडिएटली नहीं आता, इसलिए ये पॉइंट करंट अफेयर से निकल कर आएगा। इसी तरह से साउथ इंडिया के अंदर हमारे कुछ एविडेंसेस आ रहे हैं, अभी नई जो एक्सकेवेशन चल रही हैं उसके अंदर लोगोफॉर्मिक स्क्रिप्ट मिलना चालू हुई है, विच इज रिजेंबलिंग टू दी हड़प्पन स्क्रिप्ट तमिलनाडु में। सो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो आने वाले समय के अंदर, जो पुराने लोगों ने हिस्ट्री लिख दी है, नए एविडेंसेस के साथ नई हिस्ट्री का एवोल्यूशन हो सकता है। सो कीप दैट इन माइंड। सो भीमबेटका की अलग अलग स्टेजेस हैं। कहा जाता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कई लाखों साल पुराना है, लेकिन 35,000-40,000 BC से इसको कंफर्म माना जाता है। सो दैट इज़ प्योरेस्ट पीरियड ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, और सबसे पुराना पीरियड द पैलियोलिथिक पीरियड। So Paleolithic, Mesolithic और Neolithic, then Chalcolithic, then Ancient Ages and then Medieval Ages। तो ये प्रोग्रेशन। तो क्या सिर्फ यही एक केव है? It's a cluster of caves। जहाँ हम देखने जाते हैं वो सिर्फ एक ब्लॉक है, ऐसी 17 पहाड़ियाँ हैं। भीमबेटका इज ओनली वन ऑफ देम। इसी तरह से मंदसौर नीमच साइड के अंदर एक जगह है भानपुरा में, दर की चट्टान। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू दिस, उतना ही पुराना है। तो ये दो हो गए। इसी तरह से कई और केव पेंटिंग्स हैं जो एमपी के जंगलों में छुपी हुई हैं, भयंकर हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। सो आपकी एमपी की ल्यूसेंट है तो एमपी की कोई किताब खोल के देखो, उसमें कितनी लंबी लिस्ट है। माहेश्वरी देख लो, कितने है? कितनी है? 10-15।
14 हैं, वाह यार, 14 तो माहेश्वरी जी ने दिए हैं और कोशिश करेंगे हम शाम तक आपको भेज दें तो उसमें कुछ ज़्यादा मिलेंगी। एमपी के मैप के ऊपर एक बार प्लॉट कर लेंगे, अगर कर लेंगे तो ये रहेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, क्या आता है, या रटेंगे आप डिवीज़न करके काम करोगे तो ज़्यादा सिस्टमेटिक रहेगा, उसको कर लेना। ये आपने खुलवाई, स्पायरल करवाई है, हाँ तो स्पायरल कराना था तो एक एक पेज बीच में फंसवा देना था ना, प्लेन A4 साइज़ का, तो सोचा क्या था, तो करना ही रहता है जब स्पायरल करवाई रही हो तो बीच में। हाँ तो कोई बात नहीं ना, स्पायरल करा लेती हो, स्पायरल जब करा रहे हो तो एक पेज बीच में लगा लिया करो ताकि वही नोट्स लिख लो। दीज आर नोट्स, टेक्स्ट बुक नहीं है मुकेश माहेश्वरी, ये नोट्स हैं। ल्यूसेंट इज नोट्स, ल्यूसेंट इज अ बुक ऑफ नोट्स, इट्स नॉट अ बुक, ठीक है। एनीहाउ, सो भीमबेटका में अब सबसे पहला एस्पेक्ट हमें मिलता है कि व्हाट वेयर दे डूइंग, हंटिंग सीन्स हैं। व्हाट डू दैट डिपिक्ट, हंटिंग। अगर बंदे जा रहे हैं एक जानवर को मारने तो क्लियर बता रहा है कि उनकी प्राइमरी एक्टिविटी वॉज हंटिंग, गैदरिंग अकम्पनीड है। साथ ही साथ में इनके अंदर हमें सोशल कल्चर भी मिलता है, ओझागिरी मिलती है। सो मुकुट या मुखौटे जो होते हैं, मुखौटे लगा के डांसिंग सीन्स हैं। अब वो डांसिंग भी हो सकता है, वो सेलिब्रेशन भी हो सकता है, वो कोई रिचुअल भी हो सकता है, हुला ला हुम हुम, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर थिंग्स विच आर डिपिक्टेड देयर। तो बहुत सारे जानवरों के निशान हैं। नाउ भीमबेटका बिकेम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्यों बची, कैसे रह गई, सवाल तो ये है क्योंकि वो जंगल में है। कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, सो रातापानी में है। अब रातापानी कौन से में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, रायसेन, नियर ओबेदुल्लागंज। तो सदर्न पार्ट है। अगर जियोलॉजिकली देखूं या ज्योग्राफिकली देखूं तो नर्मदा रिफ्ट वैली वहाँ स्टार्ट होती है। अब ये जो शेल्टर्स बने हैं ये रॉक का क्रॉपिंग आउट है। जो पुरानी रॉक्स थी वो क्रॉप आउट हो गई हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इग्नियस नहीं है। अब उसके अंदर नेचुरल केव फॉर्मेशंस हैं, उसके अंदर वो लोग चढ़ के बैठ जाते थे। अब चढ़ के बैठते थे तो अगर कोई भीमबेटका गया है और वहाँ कोई गाइड लेकर उस देखोगे तो आप पाओगे, हम तो पढ़ के जाते हैं इसलिए हम देख लेते हैं, मतलब वहाँ कहानियाँ कम हो जाती हैं, जो रोमांटिसिज्म होता है वो नहीं होता हमारे पास। जब हम हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं ना तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इनटू अदर थिंग्स देन रोमांटिसिज्म, कि यहाँ पर लैला बैठती थी इस केव में और सामने वाले केव में जो है मजनू बैठता था। ऐसा वाला काम नहीं होता। वो लोग सुनाते हैं कि यहाँ जैसे आप वहाँ गए फतेहपुर सीकरी, यह दीवार में चुना दिया था अनारकली को। अच्छा, हिस्टोरिकल एविडेंस दो। अकबर की एक किताब तो है नहीं यार, आईने अकबर या अकबरनामा, दो तो मेजर हैं, उनमें कहाँ है किस्सा, क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क है ना। तो क्या वो हिस्टोरियंस ब्लाइंड थे या पैरेलल हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने नहीं लिखी? सो इट्स अ लेजेंड, हो सकता है बट देयर इज नो एविडेंस, सो इट बिकम्स अ लेजेंड। हिस्ट्री टॉक्स ओनली अबाउट एविडेंसेस, कि है, प्रूव कर सकते हैं कि है, बाकी चीज़ें लेजेंड है या मिथ है। तो अब यहाँ पे हमने गड्ढा खोदना चालू करा एक जगह पे। अब जब वो गड्ढा खोदना चालू करा तो उसके अंदर अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशन आए। जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशन समझना ज़रूरी है। सबसे ऊपरी सतह के ऊपर जो मिट्टी है ये रीसेंट है, इसमें आपको गुटके का पाउच, सिगरेट बीड़ी के बट, प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कन, बोतल, ये सब मिल सकता है। इसके बाद आप जब नीचे जाते हैं अगली लेयर में पहुंचते हैं, सो ये वो वाला पीरियड होगा जो लेटर मेडिएवल या अर्ली मॉडर्न वाला पीरियड होगा। अंग्रेज़ों के सिक्के मिल गए या लोकल जितने राजे रजवाड़े थे उनके सिक्के मिल गए, या कोई टूल मिल गया। आयरन सड़ा नहीं अभी तक, तो आयरन का भी इम्प्लीमेंट मिल सकता है, कॉपर इम्प्लीमेंट मिल सकता है, मेटल मिल सकता है, वुडन मिल सकता है। ये वो वाला पीरियड हो गया। और गहराई में उतरोगे तो अर्ली मेडिएवल आ जाओगे। सो दिल्ली सल्तनत के, अर्ली मुगल्स के सिक्के वगैरह मिल गए, सील्स मिल गई, जो वो लोग यूज़ करते थे, तलवार, भाला, चक्कू, वो मिल गया अगर मिलना है तो। और पहले जाओगे तो इट गोज ऑन लाइक दिस। सो जितना गहरा उतरोगे आर्कियोलॉजी के अंदर उतने पुरानी हिस्ट्री बाहर आएगी। सो यहाँ एक्सकेवेशन किया गया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली, पिट बना के खोदा उन्होंने, वो आज भी खुदा हुआ रखा है वहाँ। लास्ट जब मैं गया था 2-3 साल पहले तब खुदा हुआ था। तो उसको अगर आप देखते हो तो वहाँ तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ से वो चीज़ उठाकर म्यूज़ियम में रख देते हैं। तो जितने गड्ढे तुम खोदोगे उसको इन सीटू प्रिजर्व मोस्टली नहीं किया जाता। इन सीटू का मतलब है उसकी साइट पर। तो हम क्या करते हैं, एक म्यूजियम बनाते हैं और उस म्यूजियम में ला के रख देते हैं। तो तुम में से कोई चले मत जाना म्यूजियम में, जगह वगह कहीं रखी होगी तुम्हारे लिए उन्होंने,
यूनिक हो सबके सब, और इसलिए अपन चिड़ियाघर जाने में डरते हैं। उन्हें कहीं ऐसा ना हो कि एक आध पिंजरा खाली हो भर दें, बोले आ जाओ ऐसा जानवर नहीं मिलेगा। सो दिस इज अबाउट योर बेस, द बेस पार्ट। एक्टिविटीज वे आर मोस्टली रिलेटेड विद हंटिंग एंड गैदरिंग और लोकल डोमिनेंस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय लोकल डोमिनेंस? बहुत सारी ट्राइब्स इंडिया में ऐसी थीं जो हेड हंटिंग ट्राइब्स कहलाती थीं। हाँ, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय हेड हंटिंग ट्राइब्स? पड़ोस की ट्राइब में जाएंगे, अटैक करेंगे, उनकी मुंडियाँ उखाड़ेंगे मतलब काटेंगे और गले में डाल के घूमेंगे, दैट इज़ हेड हंटर्स। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्राइब्स ये काम किया करती थीं, तो वहाँ जिसके पास, जिसकी माला में जितनी ज़्यादा मुंडियाँ होती थीं, ही वॉज कंसिडर्ड एज मोर पावरफुल पर्सन। सो हेड हंटिंग भी था। देन रीजनल मूवमेंट चालू हुआ, और ये जो कल्चर्स थे इन्हीं से डिस्पर्जन चालू होता है हमारे यहाँ की लोकल ट्राइब्स का। आवर लोकल ट्राइब्स, जिन्हें हम ट्राइब्स बोलते हैं, दे आर इंडिजिनस, यानी उस एरिया के अंदर, उन जंगलों के अंदर, उस प्रिमिटिव हैबिट के साथ में बहुत लंबे समय से रह रही हैं। सो व्हाई केव्स? केव्स सिर्फ ये नहीं बता रही कि पुराने टाइम में तुम क्या करते थे, है ना, ये भी बता रही हैं कि आगे का मूवमेंट कैसा हुआ था। तो नॉट ओनली इन एमपी बट इन एंटायर इंडिया वी आर गोइंग टू फाइंड सर्टन प्लेसेस जो इस हिस्से को बिलोंग करती हैं। कई जगहों पे बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं, कई जगहों पे नहीं मिलते हैं। अब एविडेंस होते हैं तो कैसे होते हैं? सबसे पहले आप पैलियोलिथिक को देखते हैं तो द शेप ऑफ द स्टोन वॉज लार्जर, बड़ा पत्थर था, डंडे में लगा देते थे। एंड द फर्स्ट टूल वॉज द एक्स और द हैमर। Axe or the hammer, it can be used as an axe, it can be used as an hammer। तो हैमर पहला है क्योंकि वो क्रूडेस्ट है, उसके अंदर एज नहीं है, इट इज अज्यूम कि वो क्रूडेस्ट है। सेकेंडली उसको शार्प करना चालू करा, तो हमने जियोलॉजी जब पढ़ी थी तो मैंने कुछ नाम लिखाए थे आपको, सिलिशियस, शर्ट, क्वाड्स, ये शार्प एजेस देते हैं, ये शार्प एजेस होते हैं और आराम से क्रिस्टलाइन फॉर्म में टूटते हैं, फ्लेकिंग अच्छी होती है इनकी, तो इनसे टूल्स बना करते थे। अब ये जो टूल्स बनते थे, दिस वे आर वेरी सिंपल प्रिमिटिव टूल्स, एक डंडा जोड़ दिया, आगे एक पत्थर लगा दिया। इस टाइम पर जब आते हैं तो मिडिल साइज यानी स्मॉलर टूल्स बनना चालू होते हैं। एंड फाइनली वी हैव माइक्रोलिथ, माइक्रो यानी बहुत छोटे छोटे, और ये माइक्रोलिथ हड़प्पा में भी मिलते हैं। तो छोटे छोटे टूल्स फॉर स्पेशलाइज्ड पर्पसेस, कर्व्ड निडल्स भी मिलती हैं, तो दे हैव देयर निडल्स आल्सो। सो दे हैव अ वाइड असेंबलेज। अगर हम हर एक ग्रुप को देखते हैं तो बहुत बड़ी असेंबलेज बन जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम पैलियोलिथिक टू दी नियोलिथिक पार्ट। नियोलिथिक के अंदर टूल्स ज़्यादा हैं। 10 रुपये हैं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास 10 रुपये तुम्हारे पास? क्यों? कैशलेस? चलो उधार लेना तुम्हारे पास। जाओ म्यूजियम देख के आओ, 10 रुपये टिकट लगता है। नहीं, आधा घंटा तो दे सकते हो तुम, पूरी गैलरी मत देखना, पूरा म्यूजियम देखने की कौन सी जरूरत है? टिकट लो, अंदर घुसो, लेफ्ट हैंड साइड वाली गैलरी है, जहाँ से घुसोगे तुम एंट्री करोगे वहीं पर सारा स्टोन एज आ जाता है, हड़प्पा आ जाता है, वो देख के बाहर निकल आओ। अपन गए थे लास्ट टाइम 7 मार्च को, आज है 10 मार्च, 1 साल हो गया। उसके बाद भी गया हूँ शायद, नहीं उसके बाद शायद नहीं। स्कल्पचर समझ में आता है, मूर्ति कला दिखती है। जबलपुर का तो बहुत अच्छा है म्यूज़ियम, भोपाल का बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। भोपाल में तो म्यूज़ियम का ढेर है, इंदिरा गांधी नेशनल म्यूज़ियम ओनली ह्यूमन हिस्ट्री को बताने वाला म्यूज़ियम है, जो कौन से ट्राइब्स किस तरह से कहाँ रहते हैं, उनके हट्स किस तरह की होती हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरह होती है, सर्वाइवल एक्टिविटी क्या होती है, वो बहुत अच्छा डिपिक्ट किया है। देन एक और है म्यूज़ियम, ट्राइबल म्यूज़ियम, इट्स ब्यूटीफुल म्यूज़ियम भोपाल का। सेंट्रल म्यूज़ियम आज तक नहीं देखा है भोपाल का मैंने, देखेंगे कभी। वेर इज शी? खन्ना इला खो खो, उनसे बोलो कि वो RT-PCR करा लें अपना टेस्ट। अब मुझसे तो बात कर नहीं रही है अभी, तो बात करेगी तो दोस्त पड़ जाएगा। सो दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेज। फिर धीरे धीरे आप सेटल होना चालू होते हो, तो ट्रेड केम इनटू बीइंग। अब ट्रेड हर जगह नहीं था, ट्रेड के एविडेंसेस हर जगह इतने नहीं डोमिनेंट मिलते जितने हमको वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान, बलूचिस्तान में मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। दीज वेयर द रूरल कल्चर्स। द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज नॉट इन द पीपल,
not in the people, but their living habits. शहर की सभ्यता आज जो है that is civilization. रूरल कल्चर्स जो एब्सोल्यूट रूरल कल्चर पे चलते हैं, जहाँ एनिमोस्टिक नेचर ज़्यादा होता है, बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, नेचर के साथ इंटीग्रेटेड होता है, दोज आर द कल्चर्स. सो सिविलाइजेशन इज़ द सिविलाइज्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन. सो हड़प्पा, ये जितना चीज़ हम देखते हैं ये सब कल्चरल पार्ट है. खाते क्या थे? वेज नॉन वेज सब खाते थे, जो मिल गया वो खा लो. वाई? बिकॉज दे नीड टू सर्वाइव. अब क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ना चालू होता है. जब प्रोडक्शन बढ़ना चालू होता है तो पीपल स्टार्टेड टू सेटल डाउन. नाउ व्हेन पीपल स्टार्टेड टू सेटल डाउन, दे नेवर लेफ्ट द यूज ऑफ द बकरा, द बकरी, द मुर्गा, द मुर्गी, द भेड़, द बकरी, भेड़ और भेड़ी, भेड़ी बोलते ना उसको. तो क्यों उसके साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों है? उसको यूनिक 6 नाम क्यों दे रखा है भेड़ को? शेर शेरनी, भेड़ भेड़नी, सबके बकरी तो अपने आप में अलग है यार. बकरा बकरी होता है, भेड़ा भेड़ी, भेड़ा भेड़, कुत्ता कुत्ती, बिल्ला बिल्ली, बट भेड़ इस भेड़. इसके ऊपर सोचो ज़रा, हिंदी मीडियम सोचो. सोचो इसके ऊपर भैया, कुछ करो. हाँ, इंग्लिश का नहीं बोल रहा भैया, हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना? ओके. सो द थिंग इज कि वी गॉट सेटल्ड कहाँ पे? मेहरगढ़. मेहरगढ़ कहाँ? बलूचिस्तान. बलूचिस्तान कहाँ है? बलूचिस्तान बहुत बड़ी प्रोविंस है पाकिस्तान की, जो ईरान को वेस्ट से कनेक्ट करती है, और ईस्ट में सिंध को, नॉर्थ में पंजाब को, नॉर्थ एब्सोल्यूट के अंदर अफ़गानिस्तान को, इनके बीच का हिस्सा है, दैट इज़ द बलूचिस्तान. और इसमें एक पुरानी माउंटेनियस सीरीज़ है, रेंज है, द माकरन रेंज, और समंदर का जो कोस्ट है दैट इज़ द माकरन कोस्ट और माकन कोस्ट. इस इलाके के अंदर मूवमेंट बड़ा आसान था क्योंकि सी कोस्ट पास है और लोगों को सी कोस्ट पर मछली का अबंडेंस मिलता है. प्राइमरी सेटलमेंट मेहरगढ़. मेहरगढ़ के बाद में फिर एक्सकवेशन चालू होते हैं. 2 लोगों के नाम आपको मिलते हैं, एक है राखलदास बनर्जी और दूसरे हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो तो बात के दयाराम साहनी. ये 2 प्राइमरी हैं, एक हड़प्पा से जुड़े हुए हैं, एक मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए हैं, और इन सब के बोस थे श्रीमान मार्शल. कौन से मार्शल? जॉन मार्शल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की. लेकिन क्या सबसे पहला एविडेंस हड़प्पा का साइंटिफिकली ढूंढने की कोशिश मार्शल ने करी? नो. कनिंघम, जो बहुत पुराना नाम है, बहुत बड़ा नाम है, कनिंघम को पता चला था यहाँ पे कुछ मिलता है, तो ही वेंट देयर. ही फाउंड अ सील जो कलकत्ता म्यूजियम में रखी हुई है. द फर्स्ट सील वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर कनिंघम. और कनिंघम ने ये सोचा कि ये इंडियंस का तो हो ही नहीं सकता. इंडियंस को क्या होता है, ये तो कहीं और से आया हुआ मामला है. यानी कोई ट्रांसपोर्ट रूट में कोई सील गिरा के चला गया हो, क्योंकि स्क्रिप्ट उसके संपट नहीं पड़ी. तो स्क्रिप्ट वॉज लेफ्ट अनडिस्कवर्ड. केम द ईयर 1920-21 जब डिस्कवरी चालू होती है और सबसे पहला शहर एक्सकवेट किया जाता है जो बेला निकल कर आता है, दैट इज़ हड़प्पा. इसलिए पुराने हम लोगों ने पढ़ा था IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इसका ही मतलब हुआ कि पूरी इंडस नदी की जो वैली है, जहाँ इंडस नदी बहती है, उसके आसपास जो लोग रहा करते थे उस समय में, उनको कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन. लेकिन थोड़े समय बाद में पता चला भैया तो गंगा वैली में भी, ये तो गुजरात में भी, ये तो राजस्थान में भी है. तो बहुत बड़ा इसका बेसिन बन गया. तो फिर इसका नाम बदल दिया कि जो पहला शहर आपने ढूंढा था द हड़प्पा, तो आपने क्या रख दिया? हड़प्पन सिविलाइजेशन. व्हाई सिविलाइजेशन, व्हाई नॉट अ कल्चर? ये अंतर है. तो सिविलाइजेशन का मतलब हुआ दीज पीपल वेर सिविलाइज्ड, दीज पीपल वेर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर प्राइमरी एक्टिविटीज. इस शहर के लोग, गांव में तो था, ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पर जो लिखा था ना कि ये चलता रहेगा, हंटिंग एंड गैदरिंग चलेगा, हंटिंग एंड गैदरिंग है, हर्डर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री है. अब क्या होता है? दे सेटल डाउन. सेटल डाउन का मतलब है कि मोर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ, सेडेंटरी लाइफ, या मोर टूवर्ड्स द एक्विजिशन ऑफ द लैंड. लैंड बिकेम प्राइमरी. लैंड किसके पास थी? तो वो उन्हीं लोगों के पास थी जो प्राइमरी थे. लेकिन एक यहाँ पर नया ग्रुप उठ के आ जाता है जो इनके प्रोड्यूस को लेता है और इसको ट्रेड करता है.
ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है द टर्शियरी एक्टिविटी। साथ ही साथ में हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का भी काम मिलना चालू हो जाता है। क्या है मैन्युफैक्चरिंग? अब देखो यहाँ मैंने कौन सा एस्पेक्ट लिया है, द इकोनॉमी। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या यूज़ करते थे? सिल्क पहनते थे वो लोग सब, है ना, जूट पहनते होंगे, टेरी काट, और क्या होता है कपड़े? टेराकोटा होता है, टेरिकॉट, टेरिकॉट कपड़ा है। ओके, सो द एक्टिविटी, द प्राइमरी एक्टिविटी वाज स्टिल, जो गाँवों के अंदर हो रही थी। एक शहर है, उस शहर के अंदर, जैसे हम लोग शहर में रह रहे हैं अभी, तो हर एक बालकनी के अंदर एक फ्रूट गार्डन लगा हुआ है, हर एक बालकनी में वेजिटेशन है, वेजिटेबल्स लग रही हैं। नहीं, क्यों? स्पेस नहीं है, टाइम भी नहीं है, हम किसी दूसरी एक्टिविटी में लगे। तो हमारे पास सब्ज़ी कहाँ से आती है? हर एक शहर में मार्केट में कहाँ से आती है? मार्केट में अपने आप बनती रहती रात भर में, मंडी से, मंडी में अपने आप बन रही है, उबल रही है। ये बोरे रखे में, ये कल को यहाँ पे गोभी का ढेर लग जाएगा या टमाटर का ढेर लग जाएगा। फार्मर्स लेकर आते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम होता था। फार्मर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस थिंग्स। सेटलर्स थे फार्मर्स, फार्मर्स उगाते थे गेहूँ, वो लेकर आते थे, वो गेहूँ देते थे और दूसरा सामान लेके चले जाते थे। आप गेहूँ कच्चा खाओगे, उबाल के खाओगे, पीस के खाओगे, तो हो सकता है कि आप घरों में पीसो, या हो सकता है कम्युनल पीसो, कम्युनिटी के अंदर एक चक्की हो, तो ऐसे स्टोन्स वहाँ मिलते हैं। हाँ, उबालना मतलब कच्चा भी खा जाते होंगे चाप चाप के, आई डोंट नो उस टाइम कैसे खाते थे, क्योंकि एविडेंस नहीं है हमारे पास, बट मिलेगा तो पता चलेगा जब आने वाले फ्यूचर में कभी। किसको? गेहूँ को? तो भैया हम भी खाते हैं, एक डिश बनती है खिचड़ा, हलीम, उसमें गेहूँ डलता है, गेहूँ, दाल, चावल, सब कुछ मिक्स होता है उसमें। इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग, वेरी एक्सट्रीमली हेल्दी थिंग। इट्स अ सूडो सूप काइंड ऑफ थिंग, पूरा सूप ही नहीं रहता, इट्स थिक, उसमें नॉन वेज भी डलता है। नहीं, एक खिचड़ी बनती है और एक खिचड़ा बनता है, वो उसमें शक्कर डाल के खाते हैं, वो गुजरात और राजस्थान वाला है, जौ का बनता है, वो जो है उसका हलीम। खाइए क्या? हाँ, देखा है। हलीम बहुत बहुत मेहनत लगती है बनाने में, सिंगल डिश, कंप्लीट डिश होती है वो। सो यू कैन मेक एनीथिंग यार, वी आर नॉट बॉदर्ड विद दैट। व्हाट वी आर बॉदर्ड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ राइट नाउ। तो मर्चेंट की दुकान है, वो आया, वहाँ पे मुझे चूड़ी चाहिए, उसने चूड़ी दी, उसने गेहूँ ले लिया। अब वो गेहूँ का स्टोर कहाँ करे? पैसे नहीं चल रहे इस टाइम पे, पैसे नहीं मिले हमें, नो कॉइन्स। तो बंदे क्या करते थे, वो एक बैंक बनाते थे, एक बैंक बनाया उन्होंने, उसके अंदर ये बर्तन रखते थे। इनका बर्तन जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा टेपर्ड है, बॉटम इज़ लाइक दिस, कोनिकल बॉटम है, राउंड बॉटम नहीं है, ताकि वो कहीं पे भी स्टेबल की गाड़ा जा सके, स्टेबल बनाया जाए। अब इसके अंदर उन्होंने भर दिया गेहूँ। अब ये भरा किसने है? ये भरा प्रांजलि ने। तेरा नाम ले यूज़ कर लो। सो प्रांजलि ने भर लिया। अब थोड़े दिन बाद प्रांजलि को लगा कि नहीं यार, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे मैं खाना तो कम खाती हूँ, और रखे मेरे पास इसमें के मल्टीपल ऑफ इंटू 5 रखे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि प्रांजलि का है? क्योंकि वहीं अनुज भैया का भी रखा हुआ है ना। सो व्हाट दे डिड कि इसके ऊपर गीली मिट्टी करते थे, इसको बंद करते थे, गीली मिट्टी करके जहाँ से खोलने की जगह होती थी वहाँ गीली मिट्टी लगा के अपनी मार्किंग लगाते थे। और वो जिस चीज़ से लगाते थे, जैसे आज भी आता है ना प्रिंसिपल की सील लगा दो, तो वो सील लगाते थे। यहाँ हमें सबसे ज़्यादा सील्स मिलती हैं, तो उनका इम्पोर्टेंस था। उनका इम्पोर्टेंस कैसे था? ये प्रूव करता था कि ये किस चीज़ की, किस बंदे की प्रॉपर्टी है, चीज़ की नहीं, किसकी प्रॉपर्टी है, कहाँ से ओरिजिन हो रही है, या कौन है इसका मालिक, ये पता चल गया। अब क्या हुआ? प्रांजलि ने कहा साहब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे तो बैल खरीदने। क्यों? मैं घूमने जा रही हूँ। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका ले जा, एंडीज घुमा ला। हाँ, तो जहाज़ थे ना हमारे पास, शिप थी, लोथल जाएगी वहाँ पे बैलगाड़ी से, वहाँ शिप लेगी, शिप में बैलगाड़ी रखेगी, ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, घूम फिर के आ जाएगी न्यूजीलैंड। ठीक है। अब उसने कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ, मुझे चाहिए बैल। अब बैल थे मुस्कान के पास। सो क्या करा, मुस्कान ने ये वाले को बोला ठीक है ये सारे मेरे,
मैं बेल दे दूंगी तुमको। तो मुस्कान ने इसी के ऊपर वापस एक गीली मिट्टी का टुकड़ा लगाया और अपनी सील लगा दी। सो नाउ द ओनरशिप चेंज्ड। तो जहां ये रखते थे उनको कहा जाता है, ये सब कहा जाता है, इसको हमने कयास लगाया बिकॉज वी आर लिविंग इन अ प्रोटो हिस्ट्री। तो ये ग्रेनरी कहलाई और ये सबसे बड़ी हड़प्पा में ही है। ठीक है, आ गया। अब इन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। वहाँ ग्रेट आर्टेजियन बेसिन है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी लेक आती है, लेक आयर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शाबाश। सेंटर में, साउथ सेंटर में इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा, यूनिक, और इस प्रोटेक्टेड। वहाँ पे आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, पानी नेचुरली बहता है, नेचुरली बढ़ता है, नेचुरली बाढ़ आती है, कोई चैनलिंग नहीं, कोई डैम नहीं। अब ये ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश कर रही हैं तो एक प्रीस्ट से टकरा गई, भाई इतना बड़ा रास्ता है, थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना करना। बोले चलो तुम्हें मोहनजोदाड़ो ले चलते हैं। बोले क्यों? वहाँ तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। तो मोहनजोदाड़ो के अंदर आपको एक बहुत बड़ा बाथ मिला है। बाथ का मतलब होता है स्विमिंग पूल, द ग्रेट बाथ। कहाँ? ये रिचुअलिस्टिक है, ये ओलंपिक्स कराने वाला स्विमिंग पूल नहीं था, क्योंकि इसके आसपास चैम्बर्स बने हुए हैं पूरी जगह में। इन चैम्बर्स के अंदर छोटे छोटे खोपचे हैं जहाँ पे आप पहले नहाइए, फिर अंदर घुसिए, फिर बाहर निकलिए, नहाइए। आज भी हमारे स्विमिंग पूल में यही होता है, पहले आप स्नान लेते हैं, फिर स्विमिंग पूल में कूदते हैं। हाँ, वो स्विमिंग पूल में पानी इतना होना चाहिए कि मेरे जैसा कूद जाए। हाँ यार भाई, इसकी वजह से हम तैरना नहीं सीख पाए। वो बन रहा तो बन ही नहीं रहा है अभी तक। बताओ कितने साल हो गए अपने यहाँ ओलंपिक स्विमिंग पूल जो आ रहा है, कॉम्प्लेक्स। तो ये था ग्रेट बाथ, ये एक फीचर है, दिस इज अ फीचर। तो दो फीचर्स ये हैं, ये यूनिक हैं। एक बताता है उनका सोशियो रिलीजियस कंपोनेंट जो ग्रेट बात है, एक बता रहा है उनका द इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला पार्ट। साथ ही साथ में इनमें जहाँ ये रहा करते थे, इन शहरों की कुछ खासियतें थी। क्या खासियत होती है? आज आप बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ मुड़ जाओ तो वहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ मुड़ जाओ तो वहाँ पहुँच जाओगे। रोड्स स्ट्रेट होती हैं। गाँवों में भी जो मेन रोड होती है वो जनरली स्ट्रेट होती है, उसके आसपास गांव बसना चालू करते थे। लीनियर एक्सपांशन मॉडल कहते हैं उसको, लीनियर सिटी, जो सऊदी अरब की मैंने अभी शेयर करी थी तुम लोगों को। NEOM, NEOM नहीं, लीनियर सिटी। सिर्फ एक रोड बना रहे हैं वो, और उसके नीचे लूप सिस्टम चला रहे हैं। तो आप 170 किलोमीटर्स लॉन्ग है वो शायद, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 20 मिनट में पहुंच जाओगे आप। सो यू डोंट नीड टू एक्सपांड इट लाइक दैट, तो फास्ट मूवमेंट चलेगा उसका। एनीहाउ, सो यहाँ पर जो मूवमेंट, अरे ये क्या हुआ? हम चल रहे हैं ना सर? आई एम सेंडिंग रियल पिक्चर साइड बाय साइड योर स्टोरी लाइन अप। सेंडिंग कहाँ सेंडिंग कर रहा भाई? हाँ हाँ, शशांक भाई कहाँ? अच्छा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो कहाँ था मैं? ग्रेनरी और बाथ पे। तो इन लोगों ने एक सड़क बनाई, पेव्ड सड़क। पेव्ड मतलब ईंटों की सड़क, अच्छी खासी सड़क, मजबूत सड़क जिसके ऊपर गाड़ियाँ घोड़े चल सकें। और उस सड़क के किनारे इन्होंने शॉप्स बनाई, है अपनी शॉपिंग मार्केट। अब शॉप्स में बैठा करते थे व्यापारीगण, व्यापार करते थे। शॉप्स में ट्रैफिक आएगा तो ट्रैफिक का कंट्रोल होना चाहिए। तो ये कंट्रोल हमको, जो माउंट वेसुवियस फूटा था और एक शहर दब गया था, क्या नाम था? पोम्पेई में भी मिलता है। पोम्पेई की सड़कें पत्थर की पेव्ड हैं, और उनकी सड़कों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दे हैव गॉन राउंडिश। इन्हें इतनी गाड़ियां चली हैं कि पत्थर घिस गया, और बीच में उसमें पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे रहते थे, उनके ऊपर से गाड़ी निकल जाती थी। सो लोग बड़े परेशान कि ये क्या था। तो इतने सालों में कुछ मटेरियल नहीं मिला। बेसिकली वो ड्रेन का भी काम करती थी। सड़कों के अंदर गंदगी भी रहती थी, गोबर वगैरह वो सब उसी में पड़ा रहता था। तो आदमी रईस जा रहा है अगर, तो वो उस गंदगी में नहीं उतरेगा, तो पत्थर के ऊपर बीच में, रोड के बीच में पत्थर लगे हुए, उनके ऊपर जंप मार के चला जाता था। दे वर ऑल्सो एडवांस, बट ये रिसेंट हिस्ट्री की बात है। वी आर टॉकिंग फर्दर मोर 3000 ईयर्स बैक इन इंडिया। उसका पैरेलल कोई नहीं है। अगर मानेंगे तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन मिलती है, चाइनीज सिविलाइजेशन मिलती है, और इनके साथ एसोसिएटेड नदियां मिलती हैं। तो इंडस का तो ये हो गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे, और चाइनीज हुआंगहो के किनारे। तो ये है जनरल। और एक और आती है फिर बाद में बेबीलोनियन।
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये किसके किनारे मिलती है? दजला फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस, हिंदी में दजला फरात। तो ये 4 मेजर सिविलाइजेशंस हैं जो कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर हैं, और ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे। अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे, यहाँ का माल वहाँ, वहाँ का माल वहाँ, वहाँ का माल वहाँ। प्रूफ क्या है? बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो हड़प्पा में या इस इलाके के अंदर नहीं होता है, वो यहाँ मिलता है। एग्जाम्पल, लापिस लजुली नाम का पत्थर, लापिस लजुली नाम का पत्थर ये इस इलाके में नहीं होता है, ये अफगानिस्तान में होता है, तो वहाँ से आता था। कॉपर यहाँ नहीं होता है, तो राजस्थान की माइंस थी, वहाँ से, अफगानिस्तान से आता था, दूसरे इलाकों से आता था। तो ऐसा बहुत सारा मेटल या बहुत सारा मिनरल दूसरी दूसरी जगहों से आया करता था, तो ये भी कुछ भेजते होंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बोली जाती है कि दीज पीपल वेयर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन एंड फर्स्ट टू मार्केट इट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दे बिकेम डोमिनेंट। कपड़ा चाहिए, कपड़ा तो चाहिए। अब कपड़ा आप पहुंचाओगे तो वहाँ से कुछ सामान लाओगे, और वो जो सामान रहेगा वो आपकी रिचेस बताएगा। बोले कौन मेहनत करे, कौन बीज इकट्ठा करे, कौन बीज बोए, कौन जंगल में जाए? ट्रेडिंग करो। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है, सामने वाले को आया उसने दे दिया, जैसे आजकल की सरकारें हमारी कर रही है। वो गन्ना वालों का मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ये इसका एक छोटा सा, कि गन्ना जो लोग लास्ट ईयर देते हैं, लास्ट ईयर जिन लोगों ने गन्ना दिया है उसका पेमेंट कई लोगों का अभी तक नहीं आया सर। हाँ, मिलों में 1-1 साल का लैग है। तो अब आपके पास आया एक बंदा, उसने बोला ये मैंने गेहूँ उगाया, ये मैंने रुई उगाई, आपने रख ली। बोला अगले साल ला जाना, अभी तो तू सामान ले जा थोड़ा सा, ले इसको पीस के दे दे, थोड़ा गेहूँ पिसवा दिया, अपना चार्जेस रख लिए, उसकी मजदूरी रख ली। तो यहाँ एक शहर का निर्माण होना चालू कर होता है, जहाँ अलग अलग चीज़ें हो रही थी, अलग अलग एक्टिविटी हो रही थी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटीज रिलेटेड विद योर फूड प्रोसेसिंग। हम यहाँ किसानों को हटा रहे हैं, वो तो हम मान के चल रहे हैं कि एसोसिएटेड गांव में हो रहा था, आजू बाजू हो रहा था, या थोड़े बहुत ये लोग भी कर रहे थे। साथ ही साथ में फूड के साथ ये लोग फाइबर के प्लांट्स उगा रहे थे। फ्रूट गार्डन्स होंगे, फ्रूट्स आते थे इनके पास, जो एविडेंस मिल रहे हैं आपके पास। हंटर्स यहाँ पर भी थे, क्योंकि अलग अलग जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं जो ये खाते थे। और अगर फाइबर है, कॉटन है, एक एग्जांपल के तौर पे इनके पास है, तो कॉटन ऐसे ही कपड़ा नहीं बन जाता। टी शर्ट का प्लांट नहीं होता, जीन्स का प्लांट नहीं होता। तो सबसे पहले कॉटन तोड़ी जाएगी, कॉटन इकट्ठी की जाएगी, उसकी जिनिंग होगी, यानी उसमें से बीज निकाला जाएगा। अब जब ये बीज निकल जाएगा तब क्या होगा? धुना जाएगा उसको, उसके बाद फिर उसको धागा बनाया जाएगा। धागा बनाने के बाद में फिर उसको बुना जाएगा, और बुनने के बाद में उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की जा सकती है। उस पर क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयडरी। और क्या क्या होता है? वो कढ़ाई को क्या बोलती है तुम्हारी, किस पर है? कुर्ता क्या है? ये टॉप है, इसी को एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी की जाएगी। आप बोलना सर आप इतनी लंबी क्यों फेंक रहे हो एम्ब्रॉयडरी वाली? हमको एक स्टेटाइट की मूर्ति मिली है जिसे प्रीस्ट कहा जाता है। उसने जो रोब पहनी हुई है उसके ऊपर 3 पत्ती, यानी आयरलैंड का झंडा जैसा होता है वैसी डिज़ाइन बनी है। अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह की कुछ पत्तियां बनी हुई हैं, वो क्या है? दैट इज़ एम्ब्रॉयडरी। तो एम्ब्रॉयडरी कब करोगे? जब आपके पास इतनी फुर्सत है, यानी कि ऐसे कल्चर मौजूद है जो एम्ब्रॉयडरी करने के भी पैसे दे सकता है। अदरवाइज तन ढकने के लिए तो पत्ता और खाल भी काफ़ी था। सब कपड़ा आप लाया है, कपड़े के बाद में आप उस पर एम्ब्रॉयडरी भी कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू वेर एडवांस्ड, यू हैव प्लेंटी ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशनल लेवल्स अवेलेबल। सिंपल नहीं, अब कॉम्प्लेक्सिटीज बनने लग गई हैं। तो सब लोग जुड़े हुए हैं, सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं साइमल्टेनियसली। सिर्फ कपड़े से तो काम होगा नहीं, गले में हार भी चाहिए, हाथों में चूड़ी भी चाहिए। कोई नहीं पहनती है लड़कियां आजकल। तेरा हाथ बता, तेरा हाथ। कानों में बाली चाहिए, इसके कान गायब, इसके कान गायब। कान गायब नहीं मतलब कानों में बाली गायब। हाँ, छोरों में किसी ने पहन रखी क्या? छोरे भी पहनते हैं हमारे यहाँ, ऐसी बात तो है नहीं। तो ईयरिंग्स, गले का हार, हाथ की बैंगल्स, कड़ा। हाँ, छोरे ने पहन रखा भैया कड़ा, शाबाश, गुड। अब ये भी होगा। सो हमारे यहाँ हमको एक जगह जिसका नाम है काली बंगन से बैंगल्स की फैक्ट्री का डिस्कवरी हुआ है। तो फैक्ट्री थी, वहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती। अब चूड़ियाँ अलग अलग थी,
जो कहा जाता है जो लोग हार्ड वर्किंग लोग थे उनकी मिट्टी की चूड़ियाँ होती थी, हाथी दांत की भी चूड़ियाँ हैं, अलग अलग तरह की चूड़ियाँ, मेटल की भी चूड़ियाँ मिली हैं। तो ये क्या बता रहा है कि हाँ स्ट्राटा में डिवाइडेड थे लोग। सो इससे पता चलता है कि दीज पीपल हैड अ क्लास सिस्टम, द रिच क्लास, द पुअर क्लास। कालीबंगन राजस्थान, राजस्थान है, हरियाणा कहाँ है कालीबंगन? राजस्थान में ही है ना? कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान, घर के पास है। कालीबंगन एक ही है, नहीं लोथल इज डिफरेंट। वो तो अभी इसको भेजना है ना अपना ऑस्ट्रेलिया, तो लोथल ले जाएंगे अभी पहले मोहनजोदड़ो में नहला तो दें इसको। घग्गर, हाँ घाघरा एक चैनल है जो राजस्थान में से रहा है, घाघरा सरस्वती चैनल। ओके, राजस्थान है, सही है। अब ये एक मिला, साथ ही साथ में हमको जो नेकलेस होते थे वो बीड्स के होते थे। जैसे आपने ये पहन रखी है ना, आपने रुद्राक्ष टाइप की माला पहन रखी है, तो रुद्राक्ष इज है प्लांट प्रोडक्ट। तो ये लोग पत्थर के बीड्स बनाते थे, बीड्स मतलब मन के मोती, सिलेंड्रिकल, और उसको अंदर से होल करते थे, पत्थर के अंदर होल। आज भी मुश्किल काम है, उसके लिए मशीन्स चाहिए होती हैं, और वो वहाँ बैठ के वही काम करा करते थे। सो ये क्या है, ज़रूरी नहीं है, नेकलेस इज़ नॉट नेसेसरी, चूड़ी इज़ नॉट नेसेसरी, ये डेकोरेशन में आता है। तो देर आर टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग इज़ द प्राइमरी जो कल्चर डिपेंडेंट होती है, द यूटिलिटेरियन। तो इसमें यूटिलिटेरियन नहीं है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑर्नामेंटलिज्म आ गया है। सो पहली चीज जो सर्वाइवल के लिए चाहिए दैट इज द यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट। अब इसके बाद अगर आप सुंदरता करते हो तो बन जाता है ऑर्नामेंटल। भाई एक दीवार है, दीवार बना दी, दीवार के ऊपर पेंटिंग करने की क्या जरूरत है? दैट इज ऑर्नामेंटल। सो ऑर्नामेंटलिज्म बाद में आता है जब आपके पास इतनी फुर्सत है और इतने लोग आपके पास हैं कि वही काम कर सकते हैं और आप उन्हें पे कर सकते हो। जैसे जैसे ऑक्यूपेशन लेवल्स बढ़ते हैं आप उनकी इकोनॉमिक समृद्धि को, रिचनेस को समझ सकते हो। सो दे वेयर रिच पीपल, दे कैन अफोर्ड टू हैव दैट। फिर क्या हुआ, अब ये जा रही है कहाँ, लंबी दूरी पर है, इसको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, बहुत दूर है। अब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इसने जार्स इकट्ठा करना चालू है, शिप में जा रही है। अब वो शिप कौन सी थी? न्यूक्लियर सबमरीन, डीजल इंजन वाली होगी, पेट्रोल इंजन होगा, स्टीम इंजन से गई होगी, हवा से। अच्छा ये वहाँ एक बोट में बैठ जाएगी, गाना गाएगी, हवा हवा। बहुत पुराना गाना सुना है? नहीं सुना? बवाल मचा दिया था उस गाने ने। आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। भैया उस एक कैसेट की, उस टाइम पे कैसेट बड़े महंगे होते थे, उस कैसेट की इतनी डबिंग हुई थी हमारे यहाँ, तो मेरे सारे दोस्तों के पास था वो कैसेट। हवा हवा हसन जहांगीर का था, पाकिस्तानी सिंगर है। अब आप बोलो क्या था उसमें, बस उस टाइम का वो हिट था। सो हवा कैसे करेगी, अब ये बैठ जाएगी और फिर क्या करेगी, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उधर जाना है तो पीछे फूंक मारेगी, स्पेस में चल रही है। सो दीज पीपल वेयर हैविंग सेल बोट्स एंड रो बोट्स। रोइंग वॉज कॉमन। रोइंग क्या है, आपकी एक बोट है, इसमें आप बैठ गए और एक डंडी ले ली और जिसमें यहाँ पर पैडल है और बुकुर 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 बुकुर। अब ऑस्ट्रेलिया तक जाते जाते तो डोले शोले बन जाएंगे, पोपाई बन जाएगी ये, तो पालक भी लेके जाना। अब क्या हुआ, इन्होंने उठाया, एक कपड़ा बांध दिया ये। सो सेलिंग वॉज नोन, बोले फेंक रहे हो, लपक लपक के बोट आ गई। बताइए उस समय में लोथल नाम की एक जगह है, गुजरात में है, यहाँ हमको एक डॉक यार्ड मिला है जहाँ पे शिप्स आके रुक सकती हैं, डॉक यार्ड। साथ ही साथ में यहाँ पर हमको सामान रखने का एक गोदाम भी मिला है। सो लोथल इज इंपॉर्टेंट, डॉक यार्ड है, गोदाम है। तो यहाँ से क्या मिला, अब ये मैडम जाएंगे यहाँ ऑस्ट्रेलिया, तो अब इनके साथ सामान आएगा तो बैलगाड़ी वहाँ से आएगी। सो बैलगाड़ी वॉज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन था, कार्ट्स थी। एविडेंस क्या है कार्ट का, बच्चों के खिलौने। एविडेंस कहाँ से आ रहा है, तो बच्चों की बैलगाड़ियों के खिलौने मिले हैं। अब जाना इतनी दूर तक, इनके पास कौन सा स्मार्टफोन लेके जाओगी, कितनी फिल्में डाउनलोड करके लेके जाओगी, तुम्हारी जर्नी होगी कम से कम 6 महीने की, हवा के साथ, हवा के साथ साथ। कितनी दूर की जर्नी, 6 महीने। तो 6 महीने का तो खाना इकट्ठा कर लिया इसने, 6 महीने का पानी भी इकट्ठा कर लिया इसने शिप के अंदर। साथ ही साथ में इसको 6 महीने का एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। तो कितनी पिक्चरें डाउनलोड करेगी, कितने GB की पिक्चरें ले जाएगी आज की तारीख के अंदर?
तब आप वहाँ क्या करेंगे मैडम, आप क्या करेंगी तब? पतरी पिन का चार्जर मत भूल जाना, आजकल तो नया आ गया सी पिन। हाँ, ये नया चक्कर फंसा दिया। पहले अच्छी खासी एक यूएसबी केबल हुआ करती थी, अब 2 हो गई हैं। हाय, आओ, पहले तुम इधर आओ, आओ इधर आओ, ये नमस्ते करो सबको। अलेक्जेंडर कम्युनिकम आ गया। दिस इज राम बाबू। कैसा है? बढ़िया। क्यों? ये देखो, दिख रहा है? इयररिंग्स नहीं थे कि थे हड़प्पा में? थे ना। ये वो इसी टाइम का है? नहीं अभी तो है ही था। ये देखो, पंडित जी का कड़ा, चेन भी पंडित जी के। हाय तो बोल दे। हाय। पढ़ाई करेगा? हाँ। बढ़िया है। चल सबसे आगे बढ़ गया। सो वेयर आई वाज टेकिंग हर टू ऑस्ट्रेलिया एंड आई वाज टेकिंग हर इन विद ऑन अ सेल बोट, और रोइंग बोट भी है। और कहाँ से इनका डिपार्चर कौन सा है? कौन से प्लेटफॉर्म पे से तुम्हारी बोट छुक करेगी? लोथल से। अब लोथल ये पहुंच गई। भाई ये लोथल तो हमें आज मिल गया है, ये इनलैंड पोर्ट था, नदी किनारे था। कारण क्या है? क्योंकि हम जिस समय की बात कर रहे हैं 3000, 4000, 5000, 6000 साल पहले की, उस समय ओशंस का लेवल बहुत नीचे था। पानी धीरे धीरे बढ़ता चला गया है और समुद्री तट डूब चुका है। बेट द्वारका एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बेट द्वारका बहुत पुराना है, वहाँ टेम्पल्स हैं डूबे हुए पानी के अंदर। अभी आप जाते हैं और वहाँ समझ निकाल लाते हैं। बॉम्बे के वेस्ट में भी इसी तरह का एक शहर है, लंबा शहर है, ऊपर से दिखता है एनोमॉली है। अभी वहाँ डिस्कवरी करने नहीं गए कि उतनी गहराई के अंदर अंडर वाटर डिस्कवरी करें। तो पाकिस्तान के कोस्ट पे भी यही हुआ होगा, पानी तो वहाँ पे भी चढ़ा। इंडस का जो बेल्ट था, इंडस ने अपना रास्ता बदला होगा, कई सारे ऐसे पोर्ट्स डूब गए, उनका एविडेंस हमें नहीं मिलता। बट लोथल का तो मिलता है ना। हमको सिर्फ ये चाहिए कि हाँ था, हमें ये नहीं चाहिए कि बम्बई था कि कलकत्ता था। हाँ अब इसको दवाई भी लेके जानी है, ये लोग दवाई भी बनाते थे। हाँ, आयुर्वेदिक। और वो एक दवा का नाम तो बोला है इन लोगों ने कि शिलाजीत मिलती थी। शिलाजीत इज़ वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हिमालयाज से आता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के लिए। ऐसी बहुत सारी ड्रग्स बनाते थे। दारू भी पीते होंगे, हो सकता है वो भी एविडेंस मिले। तो बहुत सारे खानों का, दानों का, नॉन वेजेस का और तेलों का हमें एविडेंस मिलता है। हमें कपड़ा पूरा अभी तक नहीं मिला है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, या मिला है, मिल गया है शायद, लेकिन कपड़े के प्रिंट्स मिलते हैं। गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी के ऊपर कपड़ा लगाया हुआ तो उसका प्रिंट आ गया। हमें यहाँ पर गीली मिट्टी की टाइल्स लगाई हुई हैं, किसी ने बना के रखी होंगी, उस पर एक बिल्ली भाग रही है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है, उसका भी एविडेंस है। पीछे आगे बिल्ली के पंजे और पीछे कुत्ते की दुम, कुत्ते के पंजे। ठीक है, आ गया समझ में? तो मैडम जा रही हैं। अब मैडम जाएंगी तो क्या करेंगी? मैडम साथ में अपने एक बोर्ड गेम लेकर जाएंगी। तो यहाँ पर इनके पास ऐसा लाइनों वाला बोर्ड गेम मिला। अब लोग बोलते हैं ऐसे चेस है, लोग बोलते हैं सांप सीढ़ी है, पता नहीं क्या है, कुछ है। चेस भी हो सकता है, सांप सीढ़ी भी हो सकती है, लूडो भी हो सकता है, वॉट एवर द गेम, बट बोर्ड गेम था। अंटियाँ भी मिली हैं, मतलब अंटियाँ मतलब गोल कंचे, हमारे इंदौर में अंटी बोलते हैं उसको। आंटी भी आंटी को अंटी भी बोलते हैं। तो समझ में नहीं आता क्या कि इसको बोला जाए, कब बोला जाए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये क्या एविडेंस दे रही हैं कि कैसी लाइफ रहा करती थी। सो डेकोरेटिव थी, यानी आपके पास रिचनेस थी। अब ये ऑस्ट्रेलिया जा रही भैया, ऑस्ट्रेलिया जाएंगी तो वहाँ के लिए कुछ लेके जाएंगी, तो यहाँ के स्पेशलिटीज़ को मार्केट करना है। फिर ऑस्ट्रेलिया से बूमरिंग लेकर आएंगी ताकि शिकार यहाँ आसान हो जाए। तो बेबीलोन से इनका ट्रेड था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो एक्सकेवेशन हुए हैं, यहाँ पर राउंड सील ऑफ बेबीलोन मिली है। इसी तरह से बेबीलोन के अंदर जो पुराने एक्सकेवेशन हुए इराक साइड में, वहाँ के जो एक्सकेवेशंस हैं उसके अंदर हड़प्पा की सील मिली है। ओमान से हड़प्पा की सील मिली है। सो दे हैड अ ट्रेड रूट। व्हाट हैपेंड देन, ये आपकी हिस्ट्री में नहीं आता जो मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ अभी मैंने टाउन प्लानिंग नहीं बताई है ना, अभी हम बताएंगे उसको भी। What happened कि these people, ये जो rich people थे, these were dependent only on trade. They were not producing, they were trading. They may be producing also, contract farming कर रहा हूँ, they may be। उस टाइम के साइलोज की तरह हैं वो ग्रेनरी आज जो बना दिए हैं, जिसके ऊपर बवाल चल रहा है कि अडानीज के साइलोज हैं इतने बड़े बड़े। हाँ, उसके ऊपर बवाल हो सकता है उस समय भी हुआ। यहाँ पर एक कोलाप्स हुआ है। कोलाप्स का मतलब है ख़त्म। बहुत सारी मिडिल एजेस, मतलब ये जो पीरियड था
नॉट एग्जैक्टली, हमारे यहाँ कहते हैं इसको प्रोटो हिस्टोरिक, नॉट एग्जैक्टली पूरा प्रोटो हिस्टोरिक। इस एज में चाल्कोलिथिक पीरियड के अंदर दुनिया में बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग जगह पे इवॉल्व हो रही थी। इजिप्शियंस अपनी जगह थे, मेसोपोटामिया अपनी जगह था, गल्फ में बहुत सारे थे, मेडिटेरेनियन कोस्ट पे बहुत सारे लोग थे। फिर इनका कोलाप्स होता है और सिर्फ एक स्टेट बचता है एंड दैट वाज द इजिप्ट। और जिन लोगों ने इसको ख़त्म किया उन्हें कहा जाता था द सी पीपल, समंदर के लोग, सी पीपल। तो इसके बारे में हिस्टोरिकल एविडेंसेस ज़्यादा नहीं हैं, बट डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं छोटी छोटी 5-10 मिनट की। अगर कोई सी पीपल क्या होते हैं उन्हें सर्च कर लीजिएगा। तो ये लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? पहली चीज़, ये लोग डिपेंडेंट हैं ट्रेड पे। ट्रेड का मार्केट कौन सा है? दीज पीपल आर एक्सपोर्टर्स। चाइना है उस टाइम का, अपने भी कंजम्पशन हो रहा है लेकिन अपन बाहर भेज रहे हैं। अब ये जो कंजम्पशन हो रहा है बाहर का, ये बंद हो जाए, आपकी इकोनॉमी पे सीधा इफेक्ट आएगा। पहला रूल नंबर 1। दूसरा, क्लाइमेट चेंज होने लगे, बारिश नहीं हो, सूखा पड़ जाए, खेती नहीं होगी, कॉटन नहीं होगी। खेती नहीं होगी, कॉटन नहीं होगी तो तुम क्या करोगे? तुम तो रईस लोग हो, आज अफोर्ड कर सकते हो, चलो विदेश चले जाएं। क्या करोगे? जा सकते हैं ना भाई, बैंक से लोन उठाया, भाग गए, मतलब चले गए पे पढ़ने गए हैं, भाग गए। हंसने लगते हो, सब लोग नीरव मोदी थोड़ी हैं। हो सकता है आपको ये पता चले कि यहाँ पे धंधा पानी कम हो गया है, मेसोपोटामिया आते जाते रहते थे, अच्छा लगता था, वहाँ पे भी एक घर ले लिया आपने, क्योंकि इसके एविडेंसेस हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री में मिलते हैं कि इंडियंस यूज्ड टू लिव इन नियर अबाउट कोस्ट ऑफ अराल सी। कहाँ? अराल सी, रशिया के आसपास, वहाँ इंडियंस रहा करते थे। इंडियंस हर जगह मौजूद थे व्यापारी के तौर पे। और वहाँ के लोग, आर्मेनिया कहाँ है? आर्मेनियंस वेयर लिविंग इन इंडिया एंड इंडिया के लोग आर्मेनिया में रहा करते थे। तो अलग अलग जगह मूवमेंट वाज देयर। द व्यापारिक मूवमेंट, आज जैसा रेस्ट्रिक्शन है ना वीज़ा और एंड दैट थिंग, वो उस टाइम नहीं होता था। वहाँ पे तो राजा को धोख देना पड़ता था और चलो टैक्सेशन होते तो रोड की टैक्सेशन हुआ करते थे, वो फ्री का पैसा देते थे। तो कारवांस, ये जो बिजनेस हुआ करता था, दैट वाज मैनेज्ड। अब ये जो क्राइसिस हुआ यहाँ पर, एक तो पहला इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन हमारे यहाँ की जो स्टडीज़ बोलती हैं, चाहे IIT खड़गपुर की स्टडी हो या IIT दिल्ली की स्टडी हो, ये बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज पुश्ड दिस सिविलाइजेशन टू द एक्सटिंक्शन। सबसे पहले एक थ्योरी आई कि आर्यन इन्वेजन हुआ, आर्यंस आए, उन्होंने काट मार डाला, मारा काटा, तो भैया एविडेंस तो होगा ना लड़ाई का, झगड़े का, वो नहीं है। तो पहले बॉडीज़ तो मिलती हैं एक्सकवेट करने में, बॉडीज़ मिली थी, मगर इन्होंने गलती क्या करी, अलग अलग लेवल्स जो अभी बनाए थे मैंने, अलग अलग लेवल्स पे बॉडी मिली, मतलब अलग अलग समय पीरियड पे मरे हैं वो, उन सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया उन्होंने, खूब सारे मरे। अब खूब सारे थोड़ी मरे वो तो अलग अलग समय पर मिले। कब्रिस्तान खोद दोगे तो क्या होगा भाई? रोटेशन चलता है वहाँ, तो एक खबर है उसको कोई देखने वाला नहीं, उसमें दूसरे को दफन कर दिया। हाँ, यही तो रोटेशन है, रोटेशन। सो रोटेशन चलता है। अब ये खेल है, अब वहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है कि ख़त्म कैसे हुई सिविलाइजेशन, थी तो गई कहाँ। सो व्हाट इज़ नाउ अज्यूम्ड, एक तो ये इम्पैक्ट आपको बुक्स में नहीं मिलता, जो मैंने पॉइंट बताया आपको द सी पीपल वाला, कि इनका मार्केट जो एक्सपोर्ट था वो ख़त्म हो गया हो। दूसरी चीज़, हो सकता है सी पीपल का इन्वेजन यहाँ हो, बट ये लोग काफ़ी इनलैंड थे, वो ज़्यादातर मेडिटेरेनियन के अंदर आतंक मचाए हुए थे, मेडिटेरेनियन और उसके आसपास वाले इलाके के अंदर, तो यहाँ उसका इफेक्ट हो सकता है ना हो, लेकिन आपका मार्केट तो उधर ही था, तो मार्केट कोलैप्स हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? सेकेंडली, क्लाइमेट चेंज हो गया, सूखा पड़ गया, गेहूँ चावल उगाते थे आप, उगना बंद हो गया, तो क्या करेंगे आप? अब शहर के अंदर सर्वाइवल मुश्किल हो गया। तो रईस लोग जो थे, जो लोग सीलें बना के ठप्पे लगाया करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं आता था, उन्होंने कहा चलो वाला शहर अच्छा है, उस टाइम का कोई पेरिस होगा, उस टाइम का कोई अमेरिका होगा, वहाँ चलते हैं, बच्चों को वहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। They might have migrated, the upper classes, rich classes might have migrated to some place else and they took away that knowledge जो स्क्रिप्ट का था। स्क्रिप्ट वैनिश हो गई ना, जबकि स्क्रिप्ट का तो कंटिन्यूम होना चाहिए था, स्क्रिप्ट कैसे वैनिश हो गई? साथ ही साथ में वो पढ़ा लिखा दिमाग जो शहर बना रहा था, किस तरह के शहर बना रहा था कि मैक्सिमम रोड्स आर एट 90 डिग्रीज, ऐसी वाली कॉलोनी वाली रोड्स, उन रोड्स के नीचे सीवर डला हुआ था गंदा पानी ले जाने के लिए, इंदौर में अब डल रहा है। उनकी गलियों के अंदर लैंप पोस्ट थे, स्ट्रीट लाइट्स, आज वाली मत देखना एलईडी लगा दी, सोलर वाली एलईडी लगा दी, तेल से जलने वाली,
जलाने भी कोई आता होगा, तो सिविक सर्विसेज थी, म्यूनसिपालिटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन था। कौन कर रहा है ये? एक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आएगा? सिविक सिस्टम, सिविक एमिनिटीज़। झाड़ू लगती थी सड़कों पे, झाड़ू लगा करती थी, कचरे के डब्बे हुआ करते थे। अब वहाँ पे ये नहीं मालूम कि गीला कचरा सूखा कचरा लगते रहते थे। आजकल तो इंदौर में हो गया कि 6 डब्बे रखिए अब आप। तो हमारी जो बाई पूरी बिल्डिंग का सामान लेके जाती है वो बोलती है मैं 6 उठाऊंगी कैसे? शी इज़ राइट इन सेइंग दैट कि बोले 6 कैसे उठाऊंगी, 3 इधर और 3 इधर, मतलब कांच अलग करिए। अब ये पूरा डिस्क्राइब नहीं करा है उन्होंने कि 6 कौन कौन से हैं। 3 तो हो ही चुके थे अपने। आई डोंट नो कि वो 1 डब्बा था 2 डब्बा था, बट था, उनका कचरा डब्बा था। साथ ही साथ में उनके यहाँ एक और चीज़ हुआ करती थी, हर एक स्ट्रीट के अंदर कुआं था, पब्लिक वेल, दैट इज़ वाटर सप्लाई। हर एक गली के अंदर मैक्सिमम में, नॉट ऑलवेज, नॉट एवरीवेयर, बट दिस इज़ द मेजर पैटर्न जो मिलता है। साथ ही साथ में घरों में भी कुआं था, पास थी छोटा सा कुआं, खोदा पानी निकल आया हर एक घर के अंदर। अब होता यह है कि इन्होंने एक तो मेन स्ट्रीट बनाई जिसके आसपास, जिसे आप कह सकते हैं द डाउनटाउन, सारे मेजर बिजनेस वो सारे इधर हैं। तो इस पोर्शन के अंदर आपके व्यापारी बैठते थे, और इसमें कंट्रोल्ड मेजर था, 2 वे ट्रैफिक या सिंगल वे ट्रैफिक, इधर से आओगे इधर से जाओगे, इट वाज देयर। फिर क्या करते थे, ये एक बड़ी रोड्स में कन्वर्ट कर देते थे, फिर ये पतली रोड्स में कन्वर्ट हो जाती थी, फिर पतली गलियों में। नॉट ऑलवेज 100% नहीं कहना कि 90 डिग्री, लेकिन प्री में क्वेश्चन आए तो 90 डिग्रीज या मोस्टली 90 डिग्रीज लिखा है तो मोस्टली 90 डिग्रीज, नियरेस्ट पे जाना, करेक्ट पे जाना। मेंस के अंदर ये भी है, टर्न्स भी हैं, नॉट 90 डिग्रीज, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी खासियत, 1 रूम का कमरा, 2 रूम का कमरा, 3 रूम का कमरा, 30 रूम का कमरा, सिंगल स्टोरीड, डबल स्टोरीड, मल्टी स्टोरीड। क्या बन गया? कस्बा, आज का मॉडर्न कस्बा। 2 स्टोरी 3 स्टोरी मकान दिख जाते हैं, छोटे से गांव, बड़े गांव में दिख जाते हैं। व्हाट इज़ दैट? उस टाइप के कस्बे थे। कहा जाता है उस टाइम 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार लोगों को ये सस्टेन कराता था। पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम मिल रहा था, तो लोग दूर दूर से वहीं रहने लगे। कुछ लोगों ने ये कहा कोई बीमारी फैली थी, बीमारी फैलती तो उसके एविडेंसेस मिलने चाहिए, वो भी एविडेंस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये इंडस के किनारे और इंडस की ट्रिब्यूटरीज के किनारे, और ये फ्लडिंग रिवर्स हैं। कई जगहों पे हमें 7-7 और 8-8 लेवल ऑफ फ्लड्स मिले। शहर है, शहर फ्लड में डूब गया, फिर से बनाया, फिर डूब गया, फिर से बनाया, तो अलग अलग लेवल्स मिलते हैं। हम उन सारे लेवल्स को, ऊपर वाले को डिस्ट्रॉय करे बगैर नहीं खोद सकते। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मोहनजोदड़ो को अगर आप देखते हो तो सबसे पहले ऊपर एक स्तूप दिखता है, देखा है मोहनजोदड़ो का फोटो, उसमें स्तूपा दिखता है। स्तूपा कब का है? एडीज का है, अर्ली मतलब लास्ट BCs, और एडीज का है, यानी जब गौतम बुद्धा जी गए उसके बाद जो स्तूप बने वो है। उसके नीचे जो शहर है उसको तो तुम एक्सकेवेट नहीं कर सकते ना, उसको एक्सकेवेट करना है तो ऊपर वाले को तोड़ना पड़ेगा। आपने एक शहर खोद लिया, इसके नीचे क्या है वो आप तब तक नहीं खोद सकते जब तक आप ऊपर वाले को डिस्ट्रॉय नहीं करो। ऊपर वाले को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो हम नीचे जा नहीं सकते, इसलिए हमारी हिस्ट्री अभी इनकम्प्लीट है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ वाटर टेबल बहुत हाई है। वाटर टेबल इस इलाके में, मोहनजोदड़ो या इंडस का जो बेल्ट है, जो गुजरात का और राजस्थान का बेल्ट है, यहाँ हम खोद सकते हैं क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। अब पहले पानी रहा होगा, जो चैनल चलती थी घाघरा और हाकरा चैनल, ये पानी के जरिया थे, अब नहीं है, तो पानी नहीं रहा। लोग कहाँ चले गए? रईस लोग तो उड़ के चले गए, प्लेन पकड़ के अमेरिका, इंग्लैंड। तू कहाँ जा रहा था? जर्मनी, है ना? प्लान ड्रॉप कर दिया अभी? अरे जा थोड़ी रहा था, दे प्लान तो किया था ना। हाँ, क्यों करा था? वहाँ जाकर पढ़ूंगा मैं। प्लान नहीं है। क्या तुम टी-शर्ट पूरी दिखा? प्यार में धोखा खाया? नहीं पूरा दिखा। प्यार एक धोखा है? नहीं, माँ का प्यार धोखा थोड़ी होता है, बाप का प्यार भी धोखा नहीं होता है। उसमें लिखो वो इनकम्प्लीट है, वो प्रेमी प्रेमिका का प्यार धोखा है। पहले तो उसको डिफाइन करो कि इन्फेचुएशन है कि प्यार है, क्या अट्रैक्शन है। ये प्यार तो अलग होता है, प्यार तो अद्भुत होता है, प्यार तो सिर्फ देने का काम होता है। ओके, कमिंग बैक प्यार की फिलोसफी फिर कभी। ओके, तो ये शहर है, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 30 कमरे तक के, सिंगल स्टोरीड, 2 स्टोरीड, मल्टी स्टोरीड। क्या हुआ? मतलब धोखा है, धोखा है। उसने क्या क्या बोल दिया ऐसा? अच्छा ठीक है, छोड़ो। अब ये हो गया शहर। अब शहर के अंदर इनमें किचन भी होता था। इसकी एक खासियत है, एक भी विंडो स्ट्रीट में नहीं खुलती, एक भी खिड़की बाहर गली में नहीं खुलती। दरवाजे थे,
लकड़ियों की छतें थीं। कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि लोग ऊपर से भी जा सकते थे, बट वो एविडेंस नहीं है क्योंकि ऊपर की लकड़ी वकड़ी तो सब साड़ सुड़ा गई, तो सिर्फ खोपचे खोपचे बचे हैं। उसका एविडेंस आप चाहो तो यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर एक लेआउट रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। 10 रुपये खर्चा होता है, लास्ट टाइम तक तो नहीं था। 20 का अब, हाँ उस टाइम अपन गए थे तभी बढ़ गया था ना, तो 20 में ठीक है यार, नॉलेज लाइव दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और घूमना फिरना हो तो पड़ोस में चुड़ैया घर भी है, वहाँ पे अच्छा अंदर खाना भी मिलता है ना। इंदौरी बगैर चटोरेपन के तो बात करेंगे नहीं। अंदर अच्छा है, जू में टाइगर के केज के आगे। हाँ चलो, तो ये था तुम्हारा थोड़ा सा हड़प्पा। क्या क्या देखा? सील्स होती हैं अलग अलग तरह की। कितनी तरह की सील्स थी? स्क्वायर सील्स थी, रेक्टेंगुलर सील्स थी, मिरर इमेज वाली सील भी थी, यानी एक में उभरा हुआ पोर्शन है, एक में दबा हुआ पोर्शन है, और वो दोनों एक दूसरे में एकदम फिट हो जाती थी। दोनों तरह की सीलें थीं, और इन सीलों में कुछ के अंदर पीछे डोरी का निशान भी है कि आप डोरी, मतलब एक छेद रहता था कि डोरी में डाल के पहन लो आप उसको। तो सील्स वेयर द मार्क्स। काय से बनती थी? जनरली सबसे ज़्यादा जो मिली है, नॉट ऑलवेज, हमेशा कई जगह किताब में लिख दिया था स्टेटाइट की मिलती है, मिट्टी की भी है, बेक्ड क्ले की भी है, और दूसरे मटेरियल्स की भी सीलें मिली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलती है दैट इज सोप स्टोन या स्टेटाइट। सॉफ्ट होता है, कार्व करना आसान होता है, आप उसे कार्व कर सकते हैं। तुम मुझे डिस्टर्ब करती बाहर देख के। हाँ, इसलिए तुम अब वहाँ नहीं बैठोगी, तुम उस कोंटे में बैठोगी, तब तुम चिड़िया देखते रहना। आंटी से, आंटी को मालूम है कि उसकी भी आदत हो गई कि यहाँ होगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, कोई बात नहीं, अच्छा है। ओके, सो सील्स आपने देखी। यहाँ पर हमें बैंगल्स मिलते हैं, यहाँ नेकलेस मिलते हैं, यहाँ कपड़े के एविडेंसेस मिलते हैं, खाना पानी मिलता है, अलग अलग तरह की पॉटरी मिलती है, यूनिक है, व्हील मेड पॉटरी है। देन इसकी स्टेजेस हैं, हड़प्पा की अपनी खुद की स्टेजेस हैं। एक स्टेज वो है जो अर्ली स्टेज कहलाती है, जिसके अंदर आप चाल्कोलिथिक एज में हो, आप पूरी तरह से ब्रॉन्ज एज में नहीं आए हो, चाल्कोलिथिक में हो। कॉपर भी यूज़ कर रहे हो आप, स्टोन भी यूज़ कर रहे हो आप, लकड़ी भी यूज़ कर रहे हो आप, दैट इज़ चाल्कोलिथिक। उसके बाद में फिर आप ब्रॉन्ज एज में आते हो, जब आपको ब्रॉन्ज का सामान मिलना चालू होता है, और एक जगह से हमें ब्रॉन्ज होर्ड मिलता है। ब्रॉन्ज के बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो 66 किलो की हैं, 66 kg ईच, वो मिलती हैं। इसमें अलग अलग जानवर हैं और ढंग से बनाई गई हैं। हमें डांसर्स की मूर्ति मिलती है, जिसे डांसिंग गर्ल कहा गया है। एक, जैसे मैं खड़ा हूँ अभी, कमर पर एक हाथ रख के एक हाथ नीचे, ये कोई सप्तभंगी प्योर नहीं है वो, ये कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, इट्स नॉट वेरी ब्यूटीफुली मेड, बट कंसिडरिंग कि ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स में है, तो आप ये मान सकते हो कि उस हिसाब से उस समय का बहुत सुंदर रूप है। नाउ यहाँ पर एनिमिस्टिक व्यूज़ भी मिलते हैं, जो धर्म है, तो यहाँ पर योनि और लिंग के निशान मिलते हैं, कुछ जगह एविडेंसेस मिलते हैं, एक जगह हवन कुंड का भी एविडेंस मिलता है, एक या दो जगह पर। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये कहना कि यहाँ पे पर्टिकुलर किस तरह का रिलीजन था, कौन राजा था, नथिंग। व्यापारी राज करते थे या धार्मिक गुरु प्रीस्ट लोग राज करते थे, वी डोंट नो, इसके बाद हमें नहीं मालूम। तो आइदर प्रीस्ट और ट्रेडर्स, ये दोनों थे, क्योंकि राजा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं। हथियार मिलते हैं, तलवारें मिलती हैं, चक्कू मिलता है, फिशिंग, मछली पकड़ने वाली, ये सब शिकार के हैं, ये लड़ने के, युद्ध के नहीं हैं। तो दैट शोज कि ये वेयर पीस, दीज पीपल वेयर पीसफुल। इनके पास कोई लड़ने नहीं आ रहा था, इनके आसपास कोई दीवार नहीं है किले की, एक्सेप्ट और इंडिया का नाम लो, गुजरात का और दूसरा नाम लो, गुजरात की जगहों का नाम बता, बड़ी बड़ी जगहों के। लोथल हो गया गुजरात में, और दूसरा कौन सा नाम है? कालीमंगल राजस्थान का है। धोलावीरा, धोलावीरा में 3 टियर्स हैं। अब ये जो शहर बनाते थे, इसके 2 हिस्से होते थे। धोलावीरा 3 हिस्सों में, और उसके अंदर बाउंड्री वॉल बनी हुई है, मोटी दीवारें, पत्थर का इस्तेमाल किया है, बाकी सारी जगहों पर ईंटों का इस्तेमाल है। सारी ईंटें का डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम है, हर जगह पे डायमेंशन भी सेम है। तो मतलब एक सोर्स था जहाँ से वो नॉलेज गया था, शहर बनाने वाला, नॉलेज का सोर्स एक ही था, तभी आपके डायमेंशन सेम आ रहे हैं। धोलावीरा के अंदर आपको जो पत्थर का सिस्टम दिखता है, यहाँ पे पानी को टेम किया गया था, अलग अलग तालाब बनाए गए थे, क्योंकि वहाँ एवर फ्लोइंग वाटर नहीं था।
और साथ ही साथ में धोलावीरा में हमें दुनिया का सबसे पुराना और वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट साइन बोर्ड मिलता है। पूरा साइन बोर्ड ऐसा नहीं हो ना, ग्लो साइन बोर्ड डिचिक डिचिक जल रहा हो रात को, वो ऐसा साइन बोर्ड है जो गिर गया और फॉसिलाइज्ड हो गया। तो हमें वुड का जो फॉसिल है वो उस फॉसिलाइज सिस्टम में मिलता है। तो बड़ा है, बहुत बड़ा हो सकता है, वो दीवार पे लिखा हो, कहीं ना कहीं लिखा हो, कोई दुकान का, शॉपिंग मॉल का C21 मॉल ऊपर लिखा हो, उस तरह का कुछ हो, वी डोंट नो, जब तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर सकते। कई लोगों ने कोशिश की है इस स्क्रिप्ट को पढ़ने की, समझने की। इसकी जो स्क्रिप्ट है उसे कहते हैं बोस्ट्रोफेडॉन। बोस्ट्रोफेडॉन ये लोगोग्राफिक या फोटोग्राफिक कह सकते हैं आप उसको, फोटोज़ के अंदर पिक्चर ग्राफिक, पिक्टोग्राफिक कह सकते हैं, लोगोग्राफिक कह सकते हैं। व्हाट इज बोस्ट्रोफेडॉन? इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन साइड, कम्स टू दिस पार्ट, जंप्स हियर एंड मूव्स दिस वे। ये डायरेक्शन होता है बोस्ट्रोफेडॉन का। तो हरप्पन स्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड मूविंग टू लेफ्ट हैंड साइड, और सेकेंड लाइन के अंदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। दैट इज द मेथड इन विच दे यूज टू राइट। कितने लेटर्स हैं? देयर आर सेवरल लेटर्स जो उनके लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट के अंदर है। लैंग्वेज तो हमें नहीं मालूम क्या है, हम पढ़ नहीं सकते अभी उसको। इसके क्लियर कट सिंबल्स थोड़े बहुत रिजेंबल करते, जो अभी तमिलनाडु के अंदर किलाड़ी की झाड़ी, किलाड़ी क्या है वो जो अभी चल रहा है, वो जेड आता है उसमें, या की झाड़ी करके एक जगह है तमिलनाडु में, एक्सकेवेशन चल रहे हैं, अभी फिर से एक्सकेवेट किया जाएगा वहाँ पे, वहाँ इसमें के सिंबल्स मिलते हैं। तो लोग कहते हैं कि इसका रिलेशन उनके साथ था, कि हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ कनेक्टेड विद द तमिलियन सिविलाइजेशन पुरानी। यहाँ तक आया। अब क्या बच गया? ये भी हो गया, ट्रेड भी हो गया, कहाँ कहाँ से हो रहा था, कैसा हो रहा था, शहर के अंदर और कुछ। हाँ, अलग अलग कहाँ कहाँ से एक्सपांशन था। तो सबसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला हिस्सा तुमसे पूछा जा सकता है। नमस्ते, नमस्ते रिची, नमस्ते क्यों लिखा है तुमने? अच्छा, इसको तेरे को करा होगा उसने, तेरे को करा होगा, ठीक है। राघवेंद्र शर्मा जी को करा होगा, राम बाबू। ओके, देन एक चीज़ क्या बोल रहा था तुम लोगों को मैं, हाँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। सो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया जो है दैट इज़ मांडा नियर जम्मू। ईस्ट में आप जाओगे तो आलमगीरपुर जो यूपी में आता है, अब तो उसके भी ईस्ट में मिल गया है। साउथ में इज़ दैमाबाद महाराष्ट्र में, एंड वेस्ट में इज़ सुक्ताजंडौर की सुरकोतड़ा, सुक्ताजंडौर ये माकरन कोस्ट के पास है बलूचिस्तान में। इतने लंबे एरिया में फैला है। अलग अलग रिवराइन सिस्टम इसके अंदर मौजूद है, अलग अलग कोस्ट इसके अंदर मौजूद है, बट कल्चर सेम था। और जहाँ जहाँ पे इनकी पॉटरी मिलती है इसको एसोसिएट किया जाता है, जहाँ नेकलेस मिलते हैं इसको एसोसिएट किया जाता है। तो यहाँ आपसे बहुत सारी जगहों के नाम पूछे जाते हैं कि किस जगह पर क्या हुआ। तो हरप्पा से क्या मिला, कॉमन चीज़ निकाल के याद रखो, ये कॉमन था जितना मैंने कहा। फिर यूनिक चीज़ें हैं, जैसे घोड़े का बरियल है, तो बरियल कैसा था, बरियल यानी डिस्पोजेबल ऑफ डेड, तो ये तीनों तरह से मिलता है। कंप्लीट बरियल, पूरा बॉडी को गाड़ दिया, पार्शियल बरियल यानी जला दिया, जलाने के बाद फिर अर्न बरियल, मटके के अंदर बॉडी के पार्ट्स या बॉडी को रख के फिर बरी करा। सो ये तीनों, बदबू आ रही, खुशबू आ रही है ना? हाँ, आना चाहिए बस। अब क्या आ रही है वो नहीं, तुम्हें अभी आ रही नहीं, आ रही आ गई थी। अच्छा, आ रही है ना, सुगंध उगंध, टेस्ट भी आ रहा है। रसगुल्ले खाए थे तूने? सब चल रहा है, स्वाद आ रहा है रसगुल्ले का। सो दैट इज़ योर हरप्पा। इनके अंदर आई आस्क समवन टू अपलोड इट, जो मेरे नोट्स हैं इसके अंदर आपको केव्स मध्य प्रदेश की करना है, जो यूनिक है, बहुत ज़्यादा है, लंबी लिस्ट है मेरी। ओके, योर क्वेश्चंस। हाँ, तुम लोगों का क्वेश्चंस। कल हम देखेंगे ये वाला काम अपना बायो का जो बचा हुआ पार्ट है। अभी ह्यूमन सिस्टम ख़त्म करा है, तो बायो के अंदर क्लासिफिकेशन, सेल क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ जीव जंतु कैसे होते हैं, व्हाट इज़ मोनेरा किंगडम्स जो हैं 5 अलग अलग, उन सबको हम देखेंगे। और बेसिक्स के ऊपर फास्ट मूव में देखिए। एंड देन केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स करना है। मीनवाइल एंशिएंट में हरप्पा तक आ गए हैं, आपके पास जो किताब है वो करें, मैं नोट्स अपलोड करता हूँ। टेक केयर। हाँ बोल, स्टे सेफ।